बेटा बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी बेटा। बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी बेटा बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? टाइम हो गया है। चलें, टाइम हो गया है तो हम शुरू कर लेते हैं। कितने लोग आए हैं? 132। क्या मतलब है इस बात का? जुम्मा मुबारक। चलें, किस्मत जीन की हम क्या कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग पे गुजारा कर रहे हैं आप। बेवकूफ़ लोग हैं जो जानबूझ के इसलिए क्लास नहीं लेते कि जी हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। चलें बेटा, नॉर्थ अमेरिका हमारा कंप्लीट हुआ। साथ में हमने यूएसए हिस्ट्री को भी डिस्कस कर लिया। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने कवर कर लिए हैं। नॉर्थ अमेरिका में एक दो सवाल ऐड करना चाहें तो कर लें। दुनिया का सबसे छोटा जो परिंदा है उसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ, हमिंग बर्ड। छोटा सा परिंदा ऐसे ऐसे अपना सर 180 के एंगल पे घुमा लेता है। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाएगा। इसी तरह से लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश का पूछ लेता है बाज दफा। फ्लाइंग फिश, उड़ती हुई मछलियों की सरजमीन बारबाडोस को कहते हैं बेसिकली। तो बारबाडोस मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर। बारबाडोस वहां पे एक जजीरा नुमा कंट्री है जहां हमने वेस्ट इंडीज को बनाया था। सर, दुनिया का सबसे छोटा दरिया रुआय रिवर, ये भी हमारे पास यूएसए में पाया जाता है। 61 मीटर इसकी लंबाई है। हमारे कराके में इतनी बड़ी नालियां होती हैं गंदे पानी की। तो ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे छोटा दरिया, स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कहाँ है? यूएसए के अंदर है। कितनी लेंथ है उसकी? 61 मीटर। लेंथ भी पूछ लेता है बाज दफा। ठीक है, और बस यही मेन मेन क्वेश्चन यही थे। आज हम साउथ अमेरिका शुरू करेंगे बेटा। आज हम क्या शुरू करेंगे? साउथ अमेरिका शुरू करेंगे। हेडिंग दे लें। ब्रैकेट में 12 लिखिएगा। साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज हैं? 12 मुल्क हैं टोटल, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 13 नहीं है, गूगल करेंगे तो आपको शायद 13 बताया जाएगा। 13 नहीं है बेटा, 12 है। ठीक है। जो इसका मैप है साउथ अमेरिका का, अगर हम देखें गौर से तो ऐसे लगेगा जैसे कोई बड़ा सा हाथी टाइप कोई जानवर, जिस तरह से हाथी का सूंड होता है उसकी तरह की इसकी शेप तकरीबन बनती है।
तो मैं बनाता हूँ, आप भी बनाइएगा। ये ऊपर वाला फ्रंट साइड, ये हमारे पास फ्रंट साइड हो जाएगी। इधर से इसे हम क्या करेंगे जी, थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, ऐसे ऐसे से सीधा करेंगे। ऐसे से क्या करेंगे जी, आप सीधा करेंगे और यहां से थोड़ा सा कर्व कर देंगे। कुछ इस तरह की शेप बनेगी, बना लें जरा। इस तरह की हमारे पास शेप बनेगी साउथ अमेरिका की। ये फ्रंट साइड बड़ा सारा, ये नीचे सूंड सा नजर आ रहा है पूरा यहाँ तक, नीचे तक। यहाँ से ऐसे नीचे गोलाई कर देनी है इसकी। कुछ इस तरह की बेटा हमारे पास शेप बनेगी, किसकी जी, साउथ अमेरिका की। बना लें जरा, बना लें। यहां से इसे हमने कनेक्ट कर देना है किसके साथ जी, नॉर्थ अमेरिका के साथ। किसके जरिए, नॉर्थ अमेरिका के जरिए मिला देना है इसे। बनाए जरा मैप। जब भी हम कोई मैप बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्थ हो जाएगा। अच्छा एक काम करें, जो इंटरव्यू वाले बच्चे हैं उनकी क्लास चल रही है नीचे, उन्हें लिंक शेयर कर दो। उनका ज्योग्राफी का इशू आ रहा है, तो कम से कम वो आज थोड़ा सा ये साउथ अमेरिका पढ़ लेंगे। इंटरव्यू में पूछ रहे हैं वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ। इंटरव्यू वालों को ये लिंक भी शेयर कर दें और उन्हें कहें कि ज्योग्राफी की क्लास से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो चाहे अभी जल्दी से आए। जी बेटा साउथ अमेरिका में पढ़ने लगे हैं। इसकी जो शेप हमने बनाई कुछ इस तरह से बनाई कि जैसे हमारे पास कोई हाथी टाइप बड़ा सा जानवर, उसका फ्रंट साइड बनाया हमने और साथ में हमने उसका नीचे से सूंड बना दिया। इस तरह की शेप बनेगी। 1 मिनट रुक जाएं ताकि जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिन बच्चों का इशू आ रहा है ज्योग्राफी का, तो वो कर लें। चले कल आपका ऑफ होगा सैटरडे, लेकिन उसमें मैं ऐसे करूंगा, एक छोटा लेक्चर भेज दूंगा आपको। एक छोटा लेक्चर भेज दूंगा ऑस्ट्रेलिया पे, ओशिनिया जिसे हम कहते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसी को हम ऑस्ट्रेलिया भी कहेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, तो कुछ 40 से 50 मिनट का टोटल लेक्चर होगा। एक दिन आपका जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा, या आप ना भेजूं आपको, क्योंकि इतवार को आप लोगों का एग्जाम भी तो होगा। इतवार को आप लोगों का एग्जाम भी तो है। एग्जाम के बाद कर लीजिएगा, छोटा सा होगा एग्जाम देने के बाद, फिर आगे कर लीजिएगा। ये एक दिन बच जाएगा बेटा हमारा नेक्स्ट वीक का ना, वरना एक दिन पूरा लगाना पड़ेगा फिर हमें इसके ऊपर। ओशिनिया पे, ऑस्ट्रेलिया पे छोटा सा टॉप पोर्शन होगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसे कर लेंगे कवर। ठीक है, चलिए मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। बाकी प्रिपरेशन ठीक जा रही है बेटा। जिन लोगों का एग्जाम है 14 तारीख को या 13 तारीख को, तो मेरे ख्याल से नहीं है, 13 तारीख को भी है एग्जाम, उनके लिए बेटा इंस्ट्रक्शन ये है कि वो 100 मार्क्स का कोशिश करेंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो जीके का है, एसजे का, या फिर जो है उनका जूनियर क्लर्क का है। उन्हें मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन ये है कि वो 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे। 100% का मतलब मैक्सिमम करने, आप मतलब 90 to 100 मार्क्स के दरमियान में कोशिश करें, पेपर को अटेम्प्ट करें, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे पेपर अटेम्प्ट करने के। ठीक है, पेपर पास करने के काम और करें। और नीचे जो है उन्हें कहें कि जो हमारी एक वीडियो पड़ी हो ना कि हाउ टू अटेम्प्ट पीपीएससी पेपर,
10-15 मिनट की वीडियो है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, आधा करना चाहिए। वो सारे जो पेजेस हैं उनमें शेयर कर दें ताकि जिनका कल पेपर है वो कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो सुन के ना सेटिस्फाई होकर जाएं। क्या चीज़ें लेके जानी है उसमें सारा मैंने बताया होगा। जाए शेयर करवा दिया है वो लिंक। चलें बेटा शुरू करते हैं हम। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के जो बच्चे हैं बेटा उनसे ज्योग्राफी पूछी जा रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारी ये लाइव क्लास चल रही है जिसमें आज हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका का जो मैप बेटा हमने बनाना है, अब बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा अपने हाथ से कंट्रीज तक तो बनाइएगा, बेशक बाद में बाकी आप ना करें मुकम्मल तौर पे, लेकिन कंट्रीज तक आपने बनाना है। इसकी जो शेप है बेटा किस तरह से है, जैसे हमारे पास कोई बड़ा सा जानवर वहाँ कोई चीज़ ऐसे सामने से फ्रंट आपने गुलाई करनी है और उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ से नीचे से ये हमने सूंड नुमा, जिस तरह हाथी का सूंड होता है वैसे हमने बना दिया है। ये शेप है हमारे पास किसकी जी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। इसमें मैंने 12 लिखा है, 12 का मतलब है कि 12 कंट्रीज हैं, इसमें 13 नहीं है, गूगल आपको 13 बताएगा। इसे हमने कनेक्ट कर दिया नॉर्थ अमेरिका के साथ। यहाँ हमने क्या बनाया एक जी, हमने यहाँ इस तरह से एक कंट्री बनाया जो कनेक्ट कर दिया किसके साथ, साउथ अमेरिका के साथ हमने। तब ये इससे नीचे साउथ अमेरिका है, इससे ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। इस कंट्री का नाम है हमारे पास पनामा। क्या नाम है, पनामा। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर लिया उनमें हमने पढ़ा था पनामा के बारे में, पनामा कैनाल के बारे में सारा हमने पढ़ा है। तो मतलब ये है, चले मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास जो रेड कलर में है ये नॉर्थ अमेरिका है सारा। पनामा नॉर्थ अमेरिका में आएगा, साउथ में नहीं आएगा ये, लेकिन एक कनेक्शन है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कैसे जुड़े होते हैं आपस में, पनामा के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम कोई मैप बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी जो डायरेक्शन है वो निकालते हैं। तो मैप में हमारे पास हमेशा हमारे सामने क्या होता है, नॉर्थ होता है। जब आप पेज के ऊपर, आप बोर्ड के ऊपर कहीं पे भी कोई मैप बना रहे हैं, अपने सामने हमेशा नॉर्थ रखिए। आपकी जो बैक साइड है वहां वो जो पोर्शन होगा वो आपका साउथ होगा, बैक साइड जो होगी वो आपकी साउथ होगी। फिर ऐसे वही लिख दीजिएगा WE ऐसे। जिस साइड पे W हो वो आपकी वेस्ट साइड हो जाएगी, जिस साइड पे E होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन निकालनी, अगर ये कॉन्टिनेंट है तो इसके चारों तरफ पानी होना चाहिए। कॉन्टिनेंट की क्या डेफिनेशन थी कि अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। जमीन का ऐसा बड़ा सा खित्ता, बड़ा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा उसे हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। ठीक है, आइलैंड की डेफिनेशन भी यही होती है, जजीरे के भी चारों तरफ पानी होता है लेकिन वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड होगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अब जब पानी है तो इसके हमारे ये देखें सारी ईस्टर्न साइड बनती है, इधर पानी की कोई ना कोई बॉडी है, ये सारा क्या है, इधर पानी है, इधर क्या है हमारे पास, सारा पानी है। कौन सा पानी का बॉडी है जी, ईस्टर्न साइड में हमारे पास। हम नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में, हमारे पास अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है बेटा, अटलांटिक ओशन है, मतलब ईस्टर्न साइड पे। नॉर्थ अमेरिका के भी और साउथ अमेरिका के भी ईस्टर्न जो साइड बनेगी उसमें हमारे पास अटलांटिक ओशन है। ठीक है, जो वेस्टर्न साइड है ये वाली देखें जरा सारी, इधर कौन सा हमारे पास ओशन बनेगा, ये वाला सारा, तो ये वाला बनेगा हमारे पास पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है ये हमारे पास बनेगा वेस्टर्न साइड पे, पैसिफिक ओशन बनेगा हमारे पास ये वेस्टर्न साइड पे। हमने डायरेक्शन निकालनी, हमने पानी की बॉडीज को देख लिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में कैरिबियन सी, अगर आपको याद आ रहा हो। पिछले लेक्चर को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। कैरिबियन सी जो होता है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा किसी ना किसी ओशन का हिस्सा होता है। सी सैकड़ों के हिसाब से हैं, ओशन 5 हैं पूरी दुनिया में। ओशन कितने हैं, 5 हैं, जिन्हें हमने पैसा से याद किया था, पैसिफिक, अटलांटिक और उसके बाद इंडियन ओशन और सादर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, 5 ही हैं पूरी दुनिया में ओशन। सी बहुत सारे हैं। तो कैरिबियन सी जो है किसका हिस्सा, ये सारा अटलांटिक ओशन जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये पनामा है, तो पनामा कंट्री है, आपको पता है। ये जो शेप बनी है ना पनामा की, जो शेप बनी है इस तरह की, इसे कहते हैं इस्थमस। इस शेप को क्या कहेंगे, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस, इस्थोमस, इस्थमस ऑफ पनामा इसे हम कहेंगे। इस्थमस क्या होता है, अब जरा देखें, मैं यहां पे बनाता हूं।
इस्थमस क्या होता है जरा देखें इस्थमस को, और स्ट्रेट की डेफिनेशन में फर्क देखें। ये देखें जरा, हमारे पास ये जो है सारी की सारी क्या है, लैंड है। ये क्या है, ये लैंड है सारी। अच्छा इधर क्या है जी, हमारे पास सारा समंदर का पानी है। क्या है जी, सी वाटर है या ओशन का पानी है। इधर भी क्या है जी, हमारे पास सी वाटर है। इधर भी हमारे पास क्या है, सी वाटर है या फिर ओशन का पानी है। मतलब दोनों तरफ क्या है, पानी है। दरमियान में क्या है हमारे पास, ये पतली सी तंग पट्टी है जमीन की। इसे कहेगा नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड। क्या कहेंगे इसे हम, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम बोथ साइडेड एंड कनेक्टेड टू लैंड मासेस। इधर भी लैंड मास था, इधर भी लैंड मास था, दरमियान में जमीन की एक पतली सी पट्टी थी। तो ये हमारे पास है जी इस्थमस। ये क्या है हमारे पास, इस्थमस है। इसके उलट है हमारे पास, देखें जरा, इसके उलट है हमारे पास स्ट्रेट। इसके उलट हमारे पास क्या है, स्ट्रेट। अब स्ट्रेट में हमारे पास पानी है दरमियान में से, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये भी क्या जी, सारी की सारी लैंड है। इधर सारी क्या लैंड है, इधर भी सारी क्या है हमारे पास लैंड है। ये क्या है, लैंड है। ये भी क्या है, लैंड है। दरमियान में से पानी जा रहा है, उसका उलट हो गया। तो ये क्या है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ आ वाटर, पानी की पतली सी पट्टी जो कि घिरी है दो लैंड मासेस से, सराउंडेड बाय लैंड मासेस एंड कनेक्टेड टू वाटर बॉडीज। इधर भी वाटर बॉडी है, इधर भी वाटर बॉडी है। कौन सा वाटर बॉडी है, समंदर का वाटर बॉडी, समंदर का पानी है। तो ये किसकी डेफिनेशन है हमारे पास, स्ट्रेट की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है, स्ट्रेट में नैरो स्ट्रिप ऑफ अ वाटर, दोनों तरफ लैंड होगा। जिस तरह हमारी नहर होती है, नहर में तो फ्रेश वाटर होता है ना, ये समंदर के अंदर होगी हमारे पास। ये हमारे पास क्या है जी, समंदर के अंदर जमीन जा रही होगी, पतली सी पट्टी होगी, जमीन की तंग पट्टी। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो ये हमारे पास क्या इस्थमस है। अब ये देखें, इस्थमस जो पनामा है, इसके इधर क्या है हमारे पास, सारा ये पानी है। कौन सा पानी है, पैसिफिक ओशन बनाया था। इधर हमने कौन सा ओशन बनाया था, पैसिफिक ओशन बनाया था। और उधर हमने क्या बनाया था, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन। इधर अटलांटिक ओशन या फिर कैरिबियन सी। अब यहाँ से जो जहाज आते थे, उन्हें अगर इधर आना है या इधर कहीं जाना है, तो ये तो रास्ता था ही नहीं यहाँ, वो यहाँ से घूम के जाते थे। यहाँ से केप हार्न से घूम के जाते थे, इतना लंबा सफर करके, ठीक है। 1914 के अंदर यहाँ बनाई गई पनामा कैनाल। यहाँ क्या बनाई गई, इसे काट के पनामा कैनाल बना दी गई। पनामा मुल्क है ना, यहाँ से जो जहाज आता है डायरेक्ट यहाँ से इंटर होता है और यहाँ से निकल जाता है। 1914 के अंदर पनामा कैनाल बनाई गई। 1903 में इस पे काम शुरू किया गया था, 1903-4 में, और 1914 में, 1904 में काम शुरू किया था, 1914 में ये बन गई थी, ठीक है। तो ये किसने बनाई, अमेरिका ने बनाई। ऊपर अमेरिका पड़ा हमने, इससे ऊपर सारा क्या अमेरिका था, यूएसए, ठीक है। तो उन्होंने बनाई अपनी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। अब वो जो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ से इंटरव्यू में आजकल पूछे, तो पनामा कैनाल का पूछ रहे हैं, किसे किसे कनेक्ट कर रही है। इधर क्या है, पैसिफिक ओशन, इधर कौन सा है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ना कहो तो आप कैरिबियन सी भी कह सकते हैं। इन दोनों को आपस में मिला रही है। लेकिन इससे ऊपर क्या, नॉर्थ अमेरिका, इससे नीचे क्या, साउथ अमेरिका है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पनामा कैनाल सेपरेट करती है साउथ अमेरिका को किससे, नॉर्थ अमेरिका से। पनामा लीक्स जो थी यहीं से निकली थी। ये पनामा कंट्री है जो कि कनेक्ट है नॉर्थ अमेरिका में। किधर है ये, नॉर्थ में है। हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में इसे, नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन इसका कनेक्शन बनता है साउथ के साथ, इसलिए थोड़ा सा इसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम जरा साउथ अमेरिका को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, पनामा के बारे में। अब हमारे पास जो साउथ अमेरिका टोटल उसमें कंट्रीज हैं कितने, 12 कंट्रीज के नाम एक दफा मैं आपको याद करवाता हूँ। हम सूंड से शुरू करते हैं। ये जो सूंड है, इसका हाथी टाई का हाथी का जो है, आप देखें तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो शेप बनेगी, देखें 2 मुल्क बनाएंगे इसके। सूंड के अंदर हम 2 कंट्री बनाएंगे, इस दरमियान में से बना लें, ऐसे करके बना लें। कुछ इस तरह से हमारे पास बनेंगे यहाँ 2 कंट्रीज, एक ये वाला एक वो वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास जो कंट्री है बेटा, इसका नाम है हमारे पास चिली।
जिसे हम चाइल्ड कहेंगे, उर्दू में क्या पढ़ेंगे हम, चिली। अगर इसे शेप में भी देखेंगे तो चिली की तरह इसकी शेप बनती है, चिली, मिर्च की तरह, मिर्च जिसे हम कहते हैं। और ये जो बाकी पोर्शन बचेगा हमारे पास, इसे अगर आप गौर से देखें तो आपको मैप में ऐसे लगेगा जैसे किसी ने क्या किया हुआ है, उल्टा ए बनाया हुआ है। जैसे किसी ने क्या बनाया हुआ है, उल्टा ए बनाया हुआ है। तो उल्टे ए से आप याद रखेंगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, इसे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना फेमस कंट्री है, ये सारे फुटबॉल के हवाले से मशहूर है। अभी जो आपको पता है फीफा का वर्ल्ड कप जीता 2022 वाला, वो अर्जेंटीना ने जीता हुआ है। इस वक्त ये फीफा का चैंपियन है फुटबॉल का, अर्जेंटीना। ठीक है, खबरों में तीन मुल्क इंपॉर्टेंट हैं यहाँ, जिनके बारे में कमीशन में रिटर्न के इम्तिहान में पूछा जा रहा था, आगे चल के बताता हूँ। तो हमने क्या किया बेटा, दोबारा से देखेंगे। साउथ अमेरिका की शेप बनाई, जिस तरह से सर होता है उस तरह से हमने गोल किया, नीचे से हमने सून टाइप उसकी शेप बना दी। इसकी मिलती जुलती शेप है आपकी साउथ अमेरिका की। उसे हमने क्या किया जी, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लटका दिया, किसके जरिए जी, पनामा के जरिए, पनामा कंट्री के जरिए। जिस तरह से पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पनामा लीक्स में लटकाया गया था, वैसे ही हमने क्या किया, साउथ अमेरिका को पनामा से लटका दिया। ठीक है, उसके बाद हम आ गए नीचे, जो सून टाइप उसकी शेप बन रही थी, उसमें हमने दो मुल्क बनाए। एक हमारे पास मिर्च की तरह का शेप थी, चिली की तरह की शेप थी, जिसे हमने क्या कहा, चाइल्ड का, चिली का। दूसरा हमारे पास उल्टे ऐसे की तरह हमें शेप नजर आई मैप में, हमने उसे अर्जेंटीना कह दिया। ठीक है, दो मुल्क आपको याद हो गए। उसके बाद हम जिस तरह से हमारे पास, अगर इसे हमने रिजेंबल किया किसी भी जानवर के साथ, तो उसकी जिस तरह से दो आंखें होती हैं, उस तरह से हमारे पास यहाँ दो मुल्क बनेंगे, जिनकी जो नाम है वो मिलते जुलते हैं। जिस तरह से राइट आई लेफ्ट आई होती है हमारे पास, यहाँ भी हम क्या करेंगे जी, दो मुल्क बनाएंगे। एक समंदर को लगता है, यहाँ एक नहीं लगता है, ऐसे करके बनाए, नाम मिलते जुलते हैं, पैराग्वाय, योराग्वाय। ऊपर वाला कौन सा है जी, हमारे पास से पैराग्वाय है, लिखें जरा, पैराग्वाय, PARAGUY, पैराग्वाय। नीचे वाला योराग्वाय, पैराग्वाय, योराग्वाय, पैराग्वाय, योराग्वाय। योराग्वाय वाला नीचे वाला अंडर, यू से अंडर, यू से योराग्वाय। समंदर को लगता है अटलांटिक ओशन को, देखें अर्जेंटीना भी लगता है, चिली भी लगता है, योराग्वाय भी लगता है, पैराग्वाय बिल्कुल हमने सेंटर में बना दिया। और ये क्या है जी, समंदर को तो लगता ही नहीं है, ये समंदर लग रहा है ऐसे कोई? अगर आपसे मैं पूछूं, इधर अटलांटिक है, उधर इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, लगता है पैराग्वाय को? नहीं लगता है। तो ऐसे मुल्क जो जिन्हें समंदर नहीं लगता, उन्हें कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब जमीन से घिरे हुए मुल्क, लैंड से जो लॉक्ड है। पूरी दुनिया में कितने हैं? 44 हैं। उसमें से साउथ अमेरिका में कितने हैं? 2 हैं। साउथ अमेरिका में कितने लैंड लॉक कंट्री हैं? टोटल 2। पूरी दुनिया में कितने हैं? ये सारे सवाल बने हुए हैं। टोटल लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड पूछा हुआ है उसने, 44 है। साउथ अमेरिका में कितने हैं? ये भी पूछा हुआ है। तो 2 है, 2 में से एक तो हमने देख लिया पैराग्वाय, एक इसके साथ ही होगा। तो दूसरा हम बनाते हैं जी इसके साथ, और उसका नाम है जी हमारे पास, उस कंट्री का नाम क्या है जी हमारे पास? उस कंट्री का नाम है हमारे पास बोलीविया। क्या नाम है? बोलीविया। बोलीविया भी लैंड लॉक्ड है और पैराग्वाय भी लैंड लॉक्ड है। ये 2 ही मुल्क है जो यहाँ लैंड लॉक्ड है। अब दोबारा से देखिए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। शून्य में 2 मुल्क बनाए हमने। एक सांप की तरह की इसकी शेप थी, या जो है ना जी मिर्च की तरह की शेप थी, उसे हमने चिली कह दिया। 7 उल्टे एशिया हमने अर्जेंटीना कह दिया। फिर हमने उसकी 2 आंखें बनाई, पैराग्वाय, योराग्वाय। योराग्वाय नीचे था, समंदर को लगता था। पैराग्वाय उस समंदर नहीं लगता, इसका मतलब है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्टोरी को याद रखेंगे तो याद रह जाएगा। लैंड लॉक्ड पूरी दुनिया में कितने हैं? 44 हैं। 44 में से 2 किधर पढ़ने हैं हमने? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ने। एक हमारे पास पैराग्वाय है और दूसरा हमारे पास बोलीविया है। बनाना है बेटा ये मैप, आप सबने बनाना है। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी, जो रिटर्न की इम्तिहान की तैयारी, ये फॉरएवर आपके साथ चलेंगे। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी भी रिटर्न के इम्तिहान में जाएंगे, ये सवाल बनेंगे ही बनेंगे। और ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार कर लेंगे हर जिंदगी आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद यहीं पे हम एक मुल्क बनाएंगे जी, जिसकी जो शेप है वो इस तरह से मैप में अगर देखेंगे तो आपको लगा जैसे किसी ने ऐसे P लिख दिया हुआ मैप में, जैसे किसी ने क्या कर दिया है,
पी लिख दिया, इस तरह की शेप है, इस तरह की शेप बनेगी हमारे पास। ठीक है जी, देखें जरा मैप में, इस तरह की शेप बनेगी जैसे किसी ने मैप में क्या किया हुआ है, पी लिखा हुआ है। तो पी से याद रखेंगे पीरू। कौन सा मुल्क है हमारे पास से पीरू? पी से हमारे पास कौन सा कंट्री बनेगा बेटा? पीरू बनेगा, पीरू। कौन सा कंट्री बनेगा हमारे पास? पीरू बनेगा, पीरू। ठीक है, पी, पी की शेप से याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास बेटा यहां मुल्क बनाएंगे दो। एक तो देखिए ये जो पनामा है, पनामा को हमने घेरना है दोनों तरफ से, मतलब पनामा उसके अंदर आ जाए बस। इस तरह से हो कि पनामा को भी वो टच करे, इधर से अटलांटिक ओशन का पानी भी लगे उसे, इधर से पैसिफिक ओशन का पानी भी लगे। ठीक है। और ये जो मुल्क है ये किसने दरियाफ्त किया था? कोलंबस ने किया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कोलंबस से कोलंबिया, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं दरियाफ्त किया था। अमेरिका के बारे में क्या आता है? अमेरिका को किसने दरियाफ्त किया? कोलंबस ने दरियाफ्त किया। तो ये जो मुल्क है इसका नाम क्या है? कोलंबिया। कोलंबस को भी तो रिस्पेक्ट देनी थी ना हमने, हालांकि कोलंबस बहामास से वापस चला गया था, पहुंचा नहीं था इधर, लेकिन पहला बंदा था जो आया था, उसने सारे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को दरियाफ्त किया था, उसका रास्ता दिखाया था दुनिया को। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमने उसे भी दी, हमने एक मुल्क का नाम उसके नाम पे रख दिया, कोलंबस के नाम पे, कोलंबिया। कोलंबिया एक कंट्री है, क्या नाम है यहाँ? कोलंबिया, कोलंबिया। अब पीरू और कोलंबिया के दरमियान में जो कंट्री रह गया है, छोटा सा इस तरह से थोड़ी सी जगह रह गई है, इसका नाम है हमारे पास एक्वाडोर। इसका नाम क्या है हमारे पास? एक्वाडोर। इधर लिखता हूं मैं, एक्वाडोर। सी से भी लिख सकते हैं, क्यू से भी लिख सकते हैं, एक्वाडोर। एक्वाडोर को इक्वेटर से याद रख सकते हैं, बनाएंगे हम आगे चल के। यहाँ से इक्वेटर ऐसे गुजर रहा है। इक्वेटर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर दे चुका हूँ। ठीक है जी। तो कोलंबिया और पीरू के दरमियान में हमने बनाया एक्वाडोर। क्या बनाया हमने? एक्वाडोर बनाया। ठीक है। कोलंबिया के साथ हमारे पास अमेरिका का मुखालिफ एक कंट्री है, जिसका अमेरिका के साथ कोई ना कोई मसला चला हुआ है, जिसका अमेरिका के साथ कोई ना कोई मसला चल रहा है। वो उस मुल्क का नाम है हमारे पास वेनेजुएला। क्या नाम है जी हमारे पास? वेनेजुएला, VENEZUVELA, वेनेजुएला, वेनेजुएला। क्या नाम है बेटा इस मुल्क का? वेनेजुएला। ये रशिया के कैंप में है, कम्युनिस्ट कंट्री है, तो अमेरिका के मुखालिफ है, ये अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। ठीक है। तो वेनेजुएला जो है, यहाँ से अभी आपको पता नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, रिसेंट जो 2025 का नोबेल प्राइज दिया गया, वो एक लेडी है, बल्कि अपोजिशन लीडर है वेनेजुएला की। क्यों दिया गया? क्योंकि वो अमेरिका के हक में बयान देती है, अमेरिका के जो लाइन है उसे लेके चलती हैं, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी हुई है निकोलस मदुरो की, वो अमेरिका के खिलाफ है, वो रशिया के साथ है, चाइना के साथ है। ठीक है, इसीलिए उसकी जो अपोजिशन है उसे अमेरिका आपको याद रखता है। ठीक है, उसके ऊपर इसलिए हाथ रखा गया, उसका नाम भी है, मेरे ध्यान से निकल गया, आप देख के ऐड कीजिएगा। करंटली जो नोबेल प्राइज दिया गया 2025 का पीस का, वो किसे दिया गया? वेनेजुएला से उसका ताल्लुक है, उसका नाम चले आप देखिएगा। ठीक हो गया, वेनेजुएला आपको याद रह जाएगा। वेनेजुएला खबरों में रहता है अक्सर, मदुरो 3 मुल्कों के प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है, वो खबरों में रहते हैं। एक वेनेजुएला, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा यहाँ ब्राजील बनाएंगे हम आगे चल के। ठीक हो गया, अब दोबारा से देखिएगा, तो फिर रिवाइज करवाता हूँ। हमने हाथी का ये फ्रंट, सूंड जिस तरह से फ्रंट मुंह होता है इतना बड़ा, वो बनाया सामने, नीचे हमने उसको सूंड बना दिया। सूंड में 2 मुल्क ही बनाया हमने, चिली, सांप की तरह का मुल्क था, या चिली की तरह, मिर्च की तरह का उसकी शेप बनती है, उसे हमने चिली कह दिया। फिर बाकी जो शेप बची है हमारे पास वो उल्टे ए की तरह बनी, ऐसे हमने अर्जेंटीना कह दिया। फिर हमने 2 उसकी आंखें बनाई, पैराग्वाय, जोराग्वाय, राइट आई लेफ्ट आई, जिस तरह मिलते जुलते नाम है। उसके बाद हमने देखा पैराग्वाय हमारे पास क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक्ड है तो और भी होंगे यहाँ लैंडलॉक्ड, कितने हैं जी? 2 हैं। पूरी दुनिया में कितने हैं? 44 हैं। तो एक तो पैराग्वाय खुद हो गया, दूसरा उसके साथ है बोलीविया। बोलीविया के कैपिटल के बारे में पूछता, आगे चल के करवाता हूँ आपको, ला पास, जो कि दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है, पूछता है अक्सर। फिर हमने मैप में देखा हमारे पास यहाँ पी की शक्ल का एक मुल्क हमें नजर आया, जिसे हमने पीरू कह दिया। फिर हम चले वेनेजुएला के नीचे, हमने मुल्क बनाया कोलंबस के नाम पे, जिसे हमने कोलंबिया कहा। कोलंबिया और पीरू के दरमियान में एक मुल्क था जहां से इक्वेटर गुजर रहा था, जिसे हमने इक्वाडोर कह दिया, एक्वाडोर कह दिया।
फिर हमने एक मुल्क बनाया कोलंबिया की ईस्टर्न साइड पे, जिसका अमेरिका के साथ पड़ा रहता है हर वक्त, कोई ना कोई न्यूज में उसके बारे में खबर चलती रहती है। जो दुनिया के सबसे ज्यादा जो तेल के जखायर हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। तेल के जो रिजर्व हैं सबसे ज्यादा सवाल बनता है वो किसके पास है? वेनेजुएला के पास। लेकिन लोग फिर भी गरीब हैं। हमारी तरह हालत नहीं है, लेकिन हमारी साथ मिलती जुलती कुछ हालत है उनकी। तेल के सबसे ज्यादा जखायर होने के बावजूद क्यों? करप्ट एलीट बैठी हुई है वहां पे। तो मुल्क के रिसोर्सेज भी किसी काम के नहीं होते अगर करप्ट एलीट आके क्या कर ले, किसी मुल्क को हाईजैक कर ले। तो हमारे मुल्क में भी तो कुछ इसकी मिलती जुलती सूरत हाल है कि नहीं है? ठीक है जी, वेनेजुएला आपका हो गया क्लियर, याद रह जाएगा। वेनेजुएला के साथ हमने बनाने हैं 3 एरियाज, 3 कंट्री बनाने हैं, चलें इस तरह से कहना। उन्हें हम जिस तरह सैंडविच होता है एक, उस तरह से मतलब आप कहेंगे वो कंट्री से हैं। कैसे बनाएंगे हम देखें जरा। ये देखें 1 2 और ये 3, इस तरह से। जो दरमियान वाला है वो क्या है? सैंडविच है। किन के दरमियान में? इन 2 के दरमियान में। जो सैंडविच है उसका नाम है जी सूरीनेम। इधर लिखता हूं, आपको नजर आ रहा होगा। एस एस सैंडविच, एस एस सूरीनेम, SURINAM। सूरीनेम जो सैंडविच है वो क्या है? सूरीनेम है। किस किस के दरमियान में सैंडविच है भाई? वो गाइनिया। ये मुल्क कौन सा है? गाइनिया, GUYNA, गायना। और ये फ्रेंच गायना, फ्रांस, फ्रेंच, GUYNA, फ्रेंच गायना। तो गायना और फ्रेंच गायना के दरमियान में एक कंट्री सैंडविच है जिसे हमने सूरीनेम कहा। जिसे हमने क्या कहा? सूरीनेम कहा। सूरीनेम इज सैंडविच बिटवीन गायनिया एंड फ्रेंच गायनिया। तो गायनिया तो कंट्री है, सूरीनेम भी कंट्री है, तो फ्रेंच गायनिया क्या है भाई? फ्रेंच क्यों लगाया इसके साथ? इसलिए कि ये कोई मुल्क नहीं है, ये एक टेरिटरी है जो फ्रांस के अंडर है, फ्रेंच के अंडर है। उसे कौन कंट्रोल करता है? फ्रांस करता है आज भी। तो फ्रेंच गायनिया को कंट्री कंसीडर नहीं करना आपने। वो टेरिटरी है जिसके ऊपर फ्रांस का कब्जा है। तो फ्रांस को हम यूरोप में काउंट करते हैं, यूरोप में है ना फ्रांस है। ठीक हो गया। अब बाकी जो इतनी बड़ी जगह बचेगी हमारे पास, यहाँ कौन सा मुल्क है? ये देखेंगे इतना बड़ा हमारे पास जो एरिया बचा, ये सारा, ये कौन सा मुल्क है? ये वाला सारा। बी से बिग पार्ट और बी से ब्राजील। इस सारे मुल्क का नाम क्या है हमारे पास? ब्राजील है। कोई इशू है? ये जो इतना बड़ा हमारे पास जगह बचेगी इसे हम क्या कहेंगे? ब्राजील कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? ब्राजील कहेंगे। ब्राजील। ये हमारे पास कंट्रीज 12 हैं, 13 नहीं है बेटा। अगर आप फ्रेंच गायना को ऐड करेंगे तो 13 बन जाएंगे। गूगल भी ऐड कर देता है, तो परेशान नहीं होना। ये 12 हमारे पास वो कंट्रीज हैं जो यूएनओ के मेंबर कंट्रीज हैं। अब काउंट करें जरा, 12 होते हैं। नंबर 1 चिली, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 यूरुग्वे, नंबर 4 पैराग्वे, नंबर 5 बोलीविया, नंबर 6 पीरो, नंबर 7 इक्वाडोर, नंबर 8 कोलंबिया, नंबर 9 वेनेजुएला, नंबर 10 गायनिया और नंबर 11 सूरीनेम और नंबर 12 ब्राजील। पूरे हो गए? यहां तक समझ आ गई आपको कि नहीं है? यहां तक समझ आ गई बेटा? तो ये 12 कंट्रीज हैं। ब्राजील बिग पार्ट है, इतना बड़ा है कि ये जो है ना 47%, 47% ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो टोटल एरिया है उसके 47% एरिया के ऊपर सिर्फ ब्राजील है। करंट अफेयर भी करेंगे यहाँ, वो भी जो COP30 COP30 की जो यहाँ समिट हुई है पाकिस्तान से, मरियम नवाज साहिबा गई हुई थी, ब्राजील में हुई है पहला, अभी 2025 की, क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी वो। ठीक है, तो ब्राजील जो है कितना बड़ा है? 47% है साउथ अमेरिका का, और दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। मैं आपको लिखवा RCUCB, रशिया सबसे बड़ा। RCUCB सेंटेंस नहीं लिखवाया था मैंने आपको? RCUCB 5 मुल्क, पहला दुनिया का, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां क्या था? ब्राजील था हमारे पास। R से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा, C से कनाडा, U से USA, फिर C से चाइना और B से ब्राजील।
दुनिया के 5 बड़े मुल्क मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे। ठीक है, ब्राजील के हवाले से अभी इतना काफी है, फिर डिटेल में 1 बाय 1 करवाता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट कंट्री है जिनके बारे में न्यूज में कोई ना कोई चीज चल रही है, वो वेनेजुएला है, ब्राजील है और अर्जेंटीना है। बाकी ऐसे ही बस वह नाम है, बाकी उनके बारे में 2-4 जो सवाल बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इसे मैं रेस करता हूँ जी। मुल्क बना लिया आपने, कंट्रीज बना लिया बेटा, शुरू करूं मैं जी? बताइएगा, यहां तक हो गया? चलें शुरू करते हैं जी माउंटेन रेंज से। कैपिटल करेंसी भी करवाऊंगा, परेशान ना हो, सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं जी हम यहां से माउंटेन रेंज से। दुनिया की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो हमारे पास यहीं बनेगी। वेनेजुएला से शुरू कीजिएगा, वेनेजुएला से शुरू करें और ये बॉर्डर के साथ 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 आती चली जाएगी। ये देखिए, यहाँ बॉर्डर के साथ साथ चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। ये देखिए, और ये कहाँ तक चली जाएगी जी? वो यहाँ साउथ तक चली जाएगी। दोबारा से देखें, कहाँ से शुरू करेंगे? वेनेजुएला से। वेनेजुएला से शुरू किया हमने, चलती चली जाएगी बॉर्डर के साथ 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 साथ, यहाँ से बनाएगा और ये कहाँ तक चली जाएगी? ये इन दोनों के बॉर्डर तक चली जाएगी। दोबारा से देखें, वेनेजुएला से शुरू करेंगे हम, इसे बॉर्डर के साथ 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 ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे इसे हम? यहाँ तक, दोनों के बॉर्डर तक। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, इसका नाम क्या है हमारे पास? एंडीज। एंडीज माउंटेन रेंज। वेस्ट इंडीज की तरह बनाए थे हमने, यहाँ वेस्ट इंडीज के जजायर बनाए थे, नॉर्थ अमेरिका जब पढ़ा था हमने। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन रेंज जो हमारे पास है, ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसकी लेंथ भी पूछता है, 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। दुनिया की दूसरी बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो मैंने आपको पढ़ाया था, किधर पढ़ी थी हमने? नॉर्थ अमेरिका में पढ़ी थी। क्या नाम था उसका? रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज उसे हमने कहा था। और ये हमारे पास क्या है जी? दुनिया की सबसे लंबी है। वेनेजुएला से शुरू होकर अर्जेंटीना और चिली की आखिरी बॉर्डर तक चली जाएगी। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी माउंटेन रेंज है, कोई ना कोई पॉइंट इसका हाईएस्ट पॉइंट भी तो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या है उस पॉइंट का नाम? ये भी सवाल बनता है। माउंटेन अकनकागुआ। माउंट अकनकागुआ इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंडीज रेंज। माउंट अकनकागुआ जो है ये हमारे पास किसका हाईएस्ट पॉइंट है? एंडीज रेंज का। इसकी हाइट भी पूछेगा, 6700 मीटर। अच्छा, इसे ये भी पूछता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा? इस तरह से भी कहेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया था कि अगर ये पूरी दुनिया है हमारे पास, मैंने करवाया है बेटा आपको ये, तो हमारे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इसे हम ऊपर से नीचे जब इसे प्राइम मेरिडियन के जरिए, जीएमटी लाइन के जरिए डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास पूरा सफेयर था, अब आधा हो गया हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आता है और साउथ अमेरिका आता है। ये करवा चुका हूं आपको। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट अकनकागुआ है। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का मैंने आपको लिखवाया था रॉकी माउंटेन्स, 61-90 मीटर उसकी हाइट थी। रॉकी माउंटेन्स कहा था उसे मैंने आपको, नहीं, रॉकी माउंटेन्स का एस पॉइंट था माउंट मैकिनले। रॉकी माउंटेन तो पूरी रेंज थी ना, उसका एस पॉइंट था माउंट मैकिनले या दनाली पीक कहा था उसे हमने। थोड़ा सा कंपैरिजन करके चलेंगे तो थोड़ा सा आपको चीजें याद रह जाएगी सेग्रीगेट करने में। ये हम साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं। साउथ अमेरिका के अंदर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास? माउंट अकन। ये कहाँ बनता है? अर्जेंटीना में बना लिया। कहाँ बनाएंगे? अर्जेंटीना में बनाएंगे। पूछ ले अगर किधर है माउंट अकनकागुआ, तो अर्जेंटीना में बनेगा हमारे पास। ये किधर बनेगा? ये अर्जेंटीना में बनेगा। यहां तक क्लियर है? एंडीज माउंटेन रेंज क्लियर होगी, इसे मैं रेज करता हूं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अब ये माउंटेन रेंज कहां से गुजर रही है? बोलीविया से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? बोलीविया। बोलीविया का कैपिटल है हमारे पास लापाज। लापाज इज कैपिटल ऑफ
बोलिविया। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि ये दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। क्या है जी? ये हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि पहाड़ के ऊपर है, माउंटेन रेंज के ऊपर जो कोई सिटी होगा, जो कैपिटल होगा वो हाईएस्ट होगा ना। तो ये क्या है जी? हमारे पास ला पाज जो है दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अगर आपसे पूछे तो वो ला पाज ही है। और कौन से मुल्क का कैपिटल है ला पाज? बोलिविया का। किसका कैपिटल है ये? हमारे पास से बोलिविया का बनेगा ला पाज। इसकी हाइट पूछता नहीं है, वैसे करना चाहे तो कर ले। 3880 मीटर इसकी हाइट है। 3880, 3883 भी कर सकती हैं, याद करना है ना आपने। ये क्या है जी? इसकी हाइट है ला पाज की। करना चाहे कर ले, वरना छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बोलिविया हो गया। जब ये माउंटेन रेंज आगे चलेगी हमारे पास, यहाँ पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे, यहाँ हमारे पास एक माउंटेन रेंज भी होगी, यहाँ हमारे पास एक लेक भी बनेगी। अब लेक की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसे अरेंज कर देता हूँ। एक लेक बनेगी हमारे पास यहीं पे, किस जगह पे जी? पेरू के और बोलिविया के बॉर्डर पे। पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे, जिसका नाम है टिटिकाका। टिटिकाका, टिटिकाका लेक या टिटिका लेक, टिटिकाका लेक। ये कहाँ बनी हमारे पास? पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे। कौन सी माउंटेन रेंज में बन रही है? एंडीज माउंटेन रेंज में बन रही है। ठीक है, तो लेक टिटिका जो है, इसका जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो किधर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कौन से दो कंट्री में है? पेरू और बोलिविया के दरमियान में। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये दुनिया की हाईएस्ट लेक है। क्या है जी? हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक क्या है जी? जिस तरह आपके घर में टब होता है या तालाब है, चारों तरफ क्या लैंड है, दरमियान में पानी है, उसका साइज बढ़ाते चले जाएं तो जब से जो हाईएस्ट उसका साइज होगा वो क्या होगा? लेक होगा। बारिशों का पानी जमा हो जाता है, पहाड़ों से पानी जो आता है वो जमा होता रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो लेक के जो है ना, क्या है हमारे पास? टिटिका लेक जो है दुनिया की हाईएस्ट। इसकी हाइट भी पूछी है उसने, इसकी उसने हाइट भी पूछी हुई है। कितनी हाइट है जी? 3810 मीटर। एग्जैक्ट यही उसने फिगर दिया हुआ था, 3810 मीटर। इसकी क्या है जी? हाइट है किसकी जी? लेक टिटिका का। टिटिका पढ़ लें इसे, टिटिका का पढ़ लें, आपकी मर्जी है। मैंने तो ऐसे याद किया था। किधर बनाई हमने ये? पेरू और किसके दरमियान में? बोलिविया के दरमियान में। यहां तक क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। अब यही लेक जब पहुंचेगी वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला में ये बनाएगी फॉल, और यहाँ जो फॉल बनेगी उसका नाम क्या है? एंजल फॉल। एंजल फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है? आबशार। फॉल का मतलब क्या है? आबशार। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब आपके घर में जो आपकी टंकी है उसका पानी भर जाए तो पानी नीचे गिरना शुरू कर देता है। वो जो पानी गिर रहा है वो आपकी आबशार है। अब नहाए सुकून से, सर्दियां आजकल नहीं नहाना, तो वो आपकी क्या है जी? आबशार। मतलब आबशार में पानी गिरता है कहां से? पहाड़ पे से नीचे गिर रहा होता है। तो यहाँ हमारे पास जो एंजल फॉल है जिसके बारे में सवाल बनता है, तो ये कहाँ बनती है? वेनेजुएला में बनती है। कहाँ बनेगी? वेनेजुएला में बनेगी। इसकी हाइट, ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है इसका? ये हाईएस्ट फॉल इन द वर्ल्ड है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट फॉल है। इसकी हाइट भी पूछेगा, 979 मीटर इसकी हाइट है। एंजल फॉल जो है ये दुनिया की हाईएस्ट फॉल बनाती है। नॉर्थ अमेरिका में हमने नाइग्रा फॉल को देखा था, उसे कहा था हमने दुनिया की खूबसूरत तरीन फॉल, फाइनेस्ट का कहे, ब्यूटीफुल का कहे तो नाइग्रा फॉल। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हमने उसे किया था। और ये है एंजल फॉल, दुनिया की सबसे हाईएस्ट फॉल है। इसकी हाइट याद रखना जरूरी है, उनकी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया की हाईएस्ट फॉल है। ये कौन से मुल्क में है? वेनेजुएला में। कॉन्टिनेंट तो आपको याद रहेगा, तो साउथ अमेरिका में पड़ रहे हैं। यहां तक आपको कुछ बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी बताइएगा, कुछ आपको समझ आया? 3 चीजें हमने यहाँ देखी।
बल्कि से 4 हो जाएंगी। सबसे पहले एंडीज माउंटेन रेंज देखिए, इसकी जो लेंथ बताई मैंने आपको 7000 किलोमीटर बताई, इसकी लंबाई है किलोमीटर में होगी। गूगल आपको शायद कोई और लेंथ बताए। 7000 ठीक है, 2-3 लिंक चेक करेंगे तो 7000 आपको मिल जाएगी। यूपीएससी के पेपर में यही ऑप्शन होता है। तो उसमें हमने देखा उसका हाईएस्ट पॉइंट माउंट अकनकागुआ देखा, जो कि हाईएस्ट पॉइंट था जी साउथ अमेरिका का भी और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का भी और इस माउंटेन रेंज का भी। 6700 मीटर उसकी हाइट थी, अर्जेंटीना में बनाया। फिर हमने ला पाज देखा, जो कि हाईएस्ट कैपिटल था बोलिविया का, इसी माउंटेन रेंज में आएगा। फिर लेक टिटिका देखा हमने, जो इसी माउंटेन रेंज में आएगी और दुनिया की हाईएस्ट लेक बनेगी है। 3810 मीटर उसकी हाइट थी। फिर हमने देखा वेनेजुएला में एंजल फॉल को, जो कि दुनिया की हाईएस्ट फॉल थी, इसी माउंटेन रेंज में आएगी। 979 मीटर उसकी हाइट थी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मुझसे मैं रेस करता हूँ। क्वेश्चन बोल के एंड पे लेंगे, इस तरह से तो हम रुक जाएंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेटर को। इक्वेटर कौन कौन से मुल्कों से गुजरता है, इक्वेटर लाइन है क्या, ये ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ इक्वेटर के बारे में। जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, वो ये देखें कि इक्वेटर वो लाइन है, मतलब इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन परमानेंट नहीं है। हमने बनाई हुई है, जमीन को डिवाइड किया हमने लैटिट्यूड्स में और लॉन्गिट्यूड्स में। तो इक्वेटर वो रास्ता है जिसके ऊपर से सूरज मूव करता है। बेसिकली सूरज नहीं मूव करता, जमीन हमारी मूव करती है। सूरज जगह अपनी जगह पे फिक्स है, हमारी जमीन ऐसे टिल्टेड रोटेशन करती हुई ऐसे आगे की तरफ जा रही है। इक्वेटर के ऊपर जो सूरज की शुआएं हैं वो डायरेक्टली पड़ रही होती हैं। ठीक है, आप ऐसे समझे कि इक्वेटर जो है ना, ऐसे हमारे पास तो सूरज इस तरह से, सूरज की रोशनी इस तरह से पड़ती है, तो हमारी जमीन बेसिकली घूम रही होती है ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर 13 मुल्क ऐसे हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है, जिसमें से जो 3 हैं वो साउथ अमेरिका में। पूरी दुनिया में कितने कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है? 13। उसमें से साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज हैं? 3 है। साउथ अमेरिका में कितने हैं? 3 है। पूरी दुनिया में पूछता है कितने हैं? 13 है। और कॉन्टिनेंट कितने हैं जहां से गुजरता है इक्वेटर? टोटल 4 हैं। देखिएगा, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, 4 कौन कौन से हैं आपने बताना है मुझे। मैंने तो करवाई देने आपको, पूरे आगे चलेंगे, अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो 13 में से जो 3 हैं यहाँ से, वो कौन कौन से हैं जी? देखिए जरा, मैंने बताया था इक्वाडोर से इक्वेटर गुजरा, यहाँ से ऐसे बनाए, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील। ये देखिए, ये आपका इक्वेटर गुजर रहा है, ये आपका इक्वेटर गुजर रहा है। कौन कौन से मुल्क हैं जिसे मैं रेस कर देता हूँ? कौन कौन से मुल्क हैं जी? 3। ई से इक्वाडोर, ई, सी से कोलंबिया और बी से हमारे पास ब्राजील। ईसीबी, ईसीबी 3 वो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के जहां से इक्वेटर गुजरा है। इक्वेटर एक ही लाइन है, इक्वेटर ऐसे घूम के इधर से ऐसे नॉर्थ अमेरिका की तरफ नहीं जाता। कल बच्चे पूछ रहे थे परसों कि सर नॉर्थ अमेरिका के कितने मुल्क हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है? नॉर्थ अमेरिका का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां से इक्वेटर गुजरता हो, और नॉर्थ अमेरिका में कोई मुल्क ऐसा भी नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। हमने बनाए देखे, आप देखिए किसी मुल्क के साथ ऐसा था जिसके समंदर नहीं लगता था? कोई मुल्क, सबको समंदर लगता था। नॉर्थ अमेरिका में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसे इक्वेटर टच करता हो या जो लैंड लॉक्ड हो। सवाल ऐसे ही बनाएगा वो, जब नए सवाल बनाएगा तो ऐसे ही कहेगा वो। ठीक है, तो इसी भी जो है हमारे पास, ये क्या है जी? 3 कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के जहां से इक्वेटर गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इधर से करेंगे तो बीसीई, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। उस तरह उधर से तरतीब याद रखें, आपकी मर्जी, इधर से रखें आपकी मर्जी, याद रहेगा। रेस कर दूं, इसी आगे चलते हैं। अब जरा थोड़ा सा इन कंट्रीज को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इन कंट्रीज को डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे। चिली से चले, मैं शुरू करता हूँ, चिली से शुरू करता हूँ मैं, चिली से शुरू करता हूँ। इनके कैपिटल भी देखते जाएंगे हम, और साथ में कोई और सवाल बन सकता है तो वो भी देखते जाएंगे। चिली जो है आपको पता है, सी से चाइल्ड और सी से कॉपर।
जो कॉपर की प्रोडक्शन में है चिली, उसमें पहले नंबर पे है। इसे काउंटर चेक भी कर लीजिएगा। चिली और सी से कॉपर बनेगा हमारे पास। कॉपर की प्रोडक्शन में चिली हमारे पास क्या है जी, पहले नंबर पे है। यह एक डेजर्ट है चिली की तरफ और अर्जेंटीना की तरफ ही बना लें, जिसका नाम है हमारे पास अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट बनेगा हमारे पास यहाँ पे, जो कि दुनिया का ड्राइएस्ट डेजर्ट जिसे कहा जाता है, और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट बनेगा। अटाकामा डेजर्ट के बारे में अक्सर पूछता है किधर है, साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट का ही पूछता है। कंट्री का पूछेगा तो आप चिली और अर्जेंटीना के दरमियान में कहेंगे, चिली में थोड़ा सा ज्यादा इसका पोर्शन मौजूद है। अटाकामा डेजर्ट याद रहेगा। चिली जो है आप देखें समुद्र के साथ साथ लंबी सारी पट्टी जा रही है ऐसे, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी इसकी समुद्री हदूद है, कास्ट लाइन है। क्या है इसकी यहाँ पे, समुद्री हदूद। तकरीबन 6000 जो है ना, आप देखें कि किलोमीटर इसकी बनती है कोस्ट लाइन, 6000 किलोमीटर के करीब करीब। मतलब आप कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका में सबसे लंबी कोस्ट लाइन तकरीबन इसी मुल्क की बनेगी हमारे पास। ठीक है, पतली सी पट्टी है, समुद्री हदूद है। अब समंदर के साथ क्या होती है, बीचेस होती हैं खूबसूरत। तो अर्जेंटीना के अंदर बड़ी खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं, जिनके बारे में कमीशन पूछता है। सबसे मशहूर वलपरासो, वलपरासो बीच, इसके बारे में अक्सर पूछता है। किधर है जी, चिली के अंदर है। वालपरासो, WALPARASO, वलपरासो बीच, इसके बारे में अक्सर पूछ लेता है। वो किधर है, हमारे पास चिली के अंदर है। कैपिटल चिली का हमारे पास सेंटियागो, सेंटियागो इज कैपिटल ऑफ चिली। सेंटियागो आपको मैं अगर थोड़ा सा इसे वैसे यहाँ रिलेट नहीं करता, आप लोगों को मैं एक नावल बता रहा हूँ, कुछ नए बच्चे भी हैं, जिसका नाम है अल्केमिस्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसे पढ़ लिया होगा, कुछ ने नहीं भी पढ़ा होगा मेरी तरह, जो है ना बेचारे नहीं पता होगा जिन्हें। अल्केमिस्ट छोटा सा है, ऐसे 200-300 रुपये का मिल जाएगा मार्केट से, ऑनलाइन भी आजकल तो अवेलेबल है, गूगल शरीफ पे कहीं और से आपको मिल जाएगा अल्केमिस्ट। उसके अंदर एक बंदा होता है सेंटियागो, उसकी स्टोरी है पूरी ना, अब वो पढ़िएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी। वो लोग जो 1.5 साल से तैयारी में लगे हुए हैं और वो सीट अचीव नहीं कर पाया अभी तक, उनके लिए भी मोटिवेशन है। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से उसे जो है ना हमारे कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, तो वो पढ़िएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला नावल है, छोटा सा। तो सेंटियागो उसमें कैरेक्टर होता है, तो वहां से मुझे याद रह जाता है अक्सर ये नाम। तो सेंटियागो कैपिटल है किसका जी, चिली का। खैर ठीक है जी, यहां तक याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं, चिली के बारे में बस ये 2-3 सवाल काफी है। कौन सा समुद्र लगता है चिली को, पैसिफिक ओशन लगता है या अटलांटिक ओशन लगता है, ये बताएं। एक तो आपका ये कम से कम चीजें क्लियर हुई कि नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को 2 ही समुद्र लगते हैं। ऊपर इसके ऊपर है ना नॉर्थ अमेरिका, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन लगता है, वेस्ट में पैसिफिक लगता है। बाकी इंडियन ओशन का और बाकी आर्कटिक का साथ में कोई ताल्लुक ही नहीं है इन दोनों कॉन्टिनेंट के साथ। ये बात तो आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी तक। बाकी किसी ओशन का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है इनके साथ। ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ अमेरिका के भी साउथ अमेरिका के भी। यहां तक क्लियर है। चले मैं शेयर करता हूँ। चिली के बारे में इतना काफी है, चिली के बारे में इतना काफी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड करें बेटा, अपने अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे ना लेक्चर के दौरान, आपको चीजें याद रह जाएंगी। आप देखें, आपकी दादी ने कभी आपको कोई स्टोरी सुनाई होगी, वालदा ने, दादी जब आप छोटे थे, आपको आज तक वो याद होगी, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत भी नौबत भी नहीं आई। क्यों, वाई? क्योंकि आपने इंटरेस्ट बिल्ड किया, नंबर 1। नंबर 2, आपकी लैंग्वेज में सुनाई गई थी, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज थी। तो जब इंटरेस्ट पैदा करते हैं आप और उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके किसी चीज को पढ़ते हैं, तो आपको मजा आता है, चीजें याद रह जाती है। ऐसे समझो आप सैर कर रहे हैं, साउथ अमेरिका गए हुए हैं, एंजॉय करते फिर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें याद रह जाएंगी। चलें जी आगे है जी हमारे पास नेक्स्ट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है हमारे पास,
ये जो कंट्री है बेटा, ये करंट फीफा का चैंपियन है। ऐसे सारे फुटबॉल के हवाले से मशहूर है। ब्राजील ने 5 दफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता हुआ, करंटली अर्जेंटीना ने जीता हुआ है। ये क्या, आज करंटली चैंपियन है। 2022 में हुआ था फीफा का वर्ल्ड कप। किधर हुआ था? कतर में हुआ था। किधर हुआ था? कतर में हुआ था 2022 वाला। तो उसका जो चैंपियन था वो अर्जेंटीना था, ये जीत के ले गया था। इनका वो मशहूर वो प्लेयर नहीं है, मेसी है, क्या नाम था उसका? मेसी था ना जो जीत के लेके गया था, और वो उसको बड़ा वेलकम किया गया था, जबरदस्त मुल्क। ठीक है, अर्जेंटीना फीफा का चैंपियन है करंट। 2026 में अब होने जा रहा है। किधर हो रहा है जी बताएं जरा? फीफा का वर्ल्ड कप 2026 में किधर हो रहा है? अमेरिका में होने जा रहा है, यूएसए में। 26 के बाद फिर 30 में होगा। 30 में किधर होगा? 30 में होगा स्पेन में, पुर्तगाल में। और 2034 का सऊदी अरब में। ये सारा पूछा है पिछले दिनों पेपर में, 2034 का पूछा हुआ था उसने। किधर होने जा रहा है? सऊदी अरब में होने जा रहा है। तो 30 वाला भी पूछा जा सकता है, 26 वाला भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अर्जेंटीना क्या है जी? फीफा का करंट चैंपियन है। इसका प्रेसिडेंट जावेर मिलाई, जावेर मिलाई जो है इसके प्रेसिडेंट का नाम है। इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है जी? जावेर मिलाई है। जावेर मिलाई है। पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे थे। ये हमारे JF-17 जो थंडर थे वो खरीदने जा रहे थे खान साहब के दौर में 12। ये सवाल भी आया था पेपर में कि करंटली कौन सा मुल्क जो है पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीदने जा रहा है। अर्जेंटीना की पार्लियामेंट से मंजूर हो गए थे, MOU भी साइन हो गए थे। अच्छा, एक दफा ये पूछे कितने खरीदने जा रहा था अर्जेंटीना? 12 क्वांटिटी भी बताई गई थी। फिर वो डील खत्म हो गई, खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, मेरे ख्याल से मामला वो खराब हो गया। अभी हमसे क्यों खरीदना चाह रहे थे? सवाल है ना। अमेरिका है, फ्रांस है, इतने जबरदस्त उनके जेट हैं। ठीक है, पाकिस्तान के भाई, पाकिस्तान उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि यहाँ है हमारे पास एक इसका एक जजीरा बना है इसके सामने, अर्जेंटीना के सामने। इसका नाम है फल्कलैंड, FALKLAND। फल्कलैंड एक जजीरा है जिसके ऊपर कब्जा है यूके का। किसका? यूके का कब्जा है। अर्जेंटीना कहता है ये मेरा है, यूके कहता है ये मेरा है। दोनों की हो गई जंग। कब? 1982 में। सवाल भी बनता है फल्कलैंड वार कब हुई थी, ये पूछा जाएगा आपसे सवाल। 1982 में, 1982 के अंदर जंग हो गई फल्कलैंड को लेकर अर्जेंटीना और यूके के दरमियान में। हाँ, यूके बड़ी पावर था, उसके साथ अमेरिका भी था और फ्रांस भी, सारे इकट्ठे थे। वो उन्होंने मिलके अर्जेंटीना को धो दिया। अर्जेंटीना की तबीयत साफ कर दी। इनके सारे जो एयरफोर्स थी, जो जेट थे, तबाह हो गए। उसके बाद अब ये फल्कलैंड जो है यूके के पास ही है, मतलब यूके की टेरिटरी है। वैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑटोनोमस टाइप गवर्नमेंट बनाई हुई है फल्कलैंड। फल्कलैंड कोई कंट्री नहीं है, यूएसए की टेरिटरी, यूके की, बरतानिया की टेरिटरी है समझे, जहाँ पे उन्होंने एक अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है, सेल्फ गवर्निंग। वहाँ पे फिर रेफरेंडम करवाया गया 2011 में, भाई आप अर्जेंटीना के साथ जाना चाहते हो या यूके के साथ। उन्होंने लोगों ने कहा जी हम यूके के साथ जाएंगे। गरीब मुल्क के साथ कौन जाता है? वहाँ के शहरी भी उन्हें पता है, सियाने दोनों का, हम तो उधर जाएंगे, यूके की पाउंड करेंसी चलेगी यहाँ हमारे पास, यूके की शरीयत होगी, हम सुकून से यूके जा सकेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यूके को क्या किया जी? रेफरेंडम उन्हीं के साथ दिया, अब उन्हीं के साथ ही है। ठीक है, अब अर्जेंटीना में पाबंदी लगा दी, कोई भी मुल्क से जहाज नहीं बेचेगा, कोई भी कंट्री से जहाज नहीं बेचेगा। क्यों? किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। तो अमेरिका बेचता है इसे, ना बरतानिया बेचता है, ना फ्रांस बेचता है, ना कोई और मुल्क बेचता है। तो इन्होंने जो एयरफोर्स है तकरीबन डेड हो चुकी हुई है। इन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तान ने कहा वेलकम, हम तो तैयार है बेचने के लिए, आ जाओ। MOU साइन हुए, सारा कुछ हुआ। फिर जिनके खिलाफ वो इस्तेमाल होने तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। आपको पता है फिर पाकिस्तान में क्या हुआ? खान साहब भी फिर गए और मामला दरमियान में ही रह गए थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इसके बारे में पूछ लिया जाता है अक्सर। इंपॉर्टेंट कंट्री है अर्जेंटीना। फीफा के हवाले से बताया मैंने आपको, फल्कलैंड वार के बारे में बताया यहाँ।
उसके बाद एक जबरदस्त पर्सनैलिटी से मैं रेस करता हूँ, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी अर्जेंटीना से। प्रेसिडेंट भी इसका याद रखना है आपने, सिर्फ 3 प्रेसिडेंट लिखवाऊंगा आपको मैं इधर, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और पर्सनैलिटी आप लोगों ने सुना होगा, मिस्टर ची गवेरा, अर्नेस्टो चे गवेरा। चले अर्नेस्टो, किस किस ने सुना है ये नाम? जो आजकल नए नए इनकलाबी आपको पता है कि बच्चे आपको मिलेंगे, वो अर्नेस्टो चे गवेरा की वो तस्वीर वाली वो शर्ट पहन के फिर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या था? फ्रीडम फाइटर था। ये क्या था? फ्रीडम फाइटर था। कल मैंने आपको बताया था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का जो डिफरेंस था। अमेरिका कैपिटलिज्म को फॉलो करने वाला मुल्क है, सरमायादाराना निजाम जो लोगों के वसाइल को लूट रहे हैं उनके बारे में आता है, और बदले में अवाम को कुछ भी नहीं दे रहे, अवाम भूखी मर रही है। सरमायादाराना निजाम कैपिटलिस्ट सोसाइटी या कैपिटलिस्ट मुआशरा या कैपिटलिस्ट कंट्री कह लें आप, यूरोप वाले और अमेरिका ये सारे देखिए इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, इसी निजाम के फॉलोअर हैं। हम भी उसी के फॉलोअर है, तक हम ऐसे हमारा मिक्सचर है सारा। तो उसके मुकाबले में कम्युनिज्म सोशलिज्म का जो नजरिया है, कल आपको मैंने डिटेल में बताया था परसों। अब ये जो था चे गवेरा, ये सवाल 3-4 बनेंगे इनके बारे में। बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर था, फिजिशियन था। ये क्या था? ये पूछता है कहां से, कौन से मुल्क से था? अर्जेंटीना से था। 1928 में ये पैदा हुआ था। 1928 से 1967 तक का इसकी जिंदगी थी। थोड़ा सा टाइम गुजारा उसने। कितने साल बनेंगे? 31 साल बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, 41 साल बनेंगे, इतने बनेंगे बना लीजिएगा, ठीक है। ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर था, लोगों का इलाज करता, देखता लोग भूखे मर रहे हैं, इनके जो रिसोर्सेज हैं वो कब्जा उन्हें लूट के लेके जा रहे हैं अमेरिका वाले, ठीक है। तो इसने क्या किया जी, ये सोशलिज्म का प्रचार करते हुए इसने लोगों के अंदर मतलब है कि उन्हें भड़काना शुरू किया। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ, कैपिटलिज्म के खिलाफ, और इनकलाब लाने की कोशिश की साउथ अमेरिका में। लोगों को आगे लड़ो अपने हक के लिए, वरना ये लूटते रहेंगे तुम्हारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें, ठीक है। तो इस तरह से इसने यहाँ कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ऊपर हमने क्यूबा मुल्क पढ़ा था साउथ नॉर्थ अमेरिका में। क्यूबा के अंदर ये 1959 में इनकलाब लाने में कामयाब हो गया, कास्त्रो के साथ मिलके। फिर इसके वहां से फिर ये अफ्रीका भी गया, वहां भी जो डिप्रेस्ड लोग थे उन्हें की आवाज बना और उनके हकूक की बात की। वहां भी इसने इनकलाब लाने की कोशिश की, लेकिन अफ्रीकी जंगली थे, उन्हें पता ही नहीं अपने हकूक का। फिर ये पाकिस्तान भी आया। ये पाकिस्तान भी आया। कौन से साल में आया पाकिस्तान? 1959 में। कौन बैठा था पाकिस्तान में? अयूब खान। कौन बैठा हुआ था? अयूब खान, डिक्टेटर। कराची से वापस चला गया। कराची आया था, कराची से फिर ये वापस चला गया। कौन? मिस्टर चे गवेरा। डिक्टेटर बैठा हुआ था, इसकी स्पेस ही नहीं थी अंदर, ठीक है। ये वापस चला गया, और उसके बाद फिर ये जो है ना, अच्छा ये क्यूबा में उनका आर्मी चीफ भी बना, क्यूबा की आर्मी का, वहां लीड करता रहा। फिर इसके मामला खराब हो गए, फिर ये आ गए दोबारा से इधर। ये बोलीविया के अंदर मौजूद था जब CIA ने पकड़ के इसे गोली मार दी। ये भी सवाल बना कहां पे इसे गोली मारेगी? बोलीविया में मौजूद था। ये CIA के खिलाफ था, अमेरिका के खिलाफ था, उनके निजाम के खिलाफ था, तो CIA ने इन्हें पकड़ के गोली मार दी। इनके अपने लोगों ने कहा जाता है वो की थी, बताया था इधर छुपा हुआ है। वैसे कहानी बनी हुई है, पता नहीं कितना हकीकत है इसके अंदर, कि वो जो एक चरावा था बकरियां चराने वाला, उसने जाकर मुखबरी कर दी थी इधर छुपा हुआ है। जब उससे पूछा गया जी आपने क्यों, वो तो आपका वेल विशर था, वो आपके हकूक की जंग लड़ रहा था, क्यों आपने जो है ना उसकी मुखबरी की CIA को? उसने कहा कि यार रोज गोलियां चलती थी, मेरी बकरियां डर जाती थी, मैं तंग था यार इनसे, जान छुड़ाई है मैंने। तो गुलाम को मुंह के दिए, जब आप लड़ोगे तो फिर ये हाल तो होगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना, जिनके बारे में 3-4 सवाल बने, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, अर्जेंटीना से इसका ताल्लुक था। 67 में इन्हें गोली मारी गई, कहाँ? बोलीविया के अंदर। पूछता कौन सी जगह पे, ठीक है। कहाँ सी ये जो था, क्या कहते हैं उसे, कहाँ पे ये बना था? गवर्नमेंट का हिस्सा क्यूबा, जो ऊपर पड़ा हमने फेडरल कास्त्रो के साथ, ठीक है। बाय प्रोफेशन क्या था, ये भी सवाल बना है। तो आजकल आपको पता है उसके फॉलोअर हैं पूरी दुनिया में,
ठीक हो गया जी। तो चे गुवेरा भी याद रहेगा आपको, अर्जेंटीना आप तो नहीं भूलना चाहिए आपको। अर्जेंटीना के बारे में इतने सारे मैंने आपको चीजें करवा दी हैं। यहाँ पे कुछ प्लेन्स मौजूद हैं जिन्हें कहते हैं पंपास प्लेन्स। पंपास प्लेन्स क्या कहेंगे इन्हें हम? प्लेन्स मतलब मैदानी इलाके, घास फूस जहाँ पे उगती है। पूछता है पंपास प्लेन्स या साउथ अमेरिका के जो प्लेन्स हैं उनके क्या नाम है स्पेसिफिक, तो पंपास पंपास प्लेन्स कहेंगे ना। स्पेशली ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कैपिटल इसका ए से अर्जेंटीना, ए से एरिस। एरिस याद करने काफी है, इसका पूरा नाम ऐसे ब्यूनस एरिस है। ब्यूनस एरिस इसका पूरा नाम है, इसका कैपिटल का ब्यूनस एरिस। ब्यूनस एरिस, एरिस ए से अर्जेंटीना, ए से एरिस मैंने तो ऐसे ही याद किया था पहले। जब ये याद हो गया एरिस, फिर साथ में ब्यूनस भी जोड़ दिया, वो भी याद हो गया। ठीक है, अर्जेंटीना एरिस याद करनी, एरिस ARIS, एरिस, ब्यूनस एरिस इनका पूरा नाम था कैपिटल का। ओके, याद रहेगा अर्जेंटीना के हवाले से या नहीं याद रहेगा? अब मेसी है, फीफा का लोग अर्जेंटीना से है, करंट फीफा का वर्ल्ड कप है, इन्होंने जीता हुआ है। फाकलैंड वार के बारे में बताया मैंने आपको, और उसके बाद यहाँ हमने मिस्टर ची गुवेरा के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, इसे मैं रेस कर देता हूँ, थोड़ा सा बाकियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट है वो याद रखना है अपने अर्जेंटीना, जवेर मिलाए, जवेर मिलाए है। उसके बाद हमारे पास यूरुग्वे है, ये देखिए यूरुग्वे। यूरुग्वे के बारे में एक तो कैपिटल पूछा जाए इसका यूरुग्वे कैपिटल है हमारे पास मोंटीवीडियो। वीडियो है जी, वीडियो। कौन सी वीडियो? मोंटीवीडियो। मोंटीवीडियो इज कैपिटल ऑफ यूरुग्वे। या दूसरा सवाल बनता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले हुआ वो कब? 1930 में हुआ। किसने होस्ट किया था? यूरुग्वे ने किया था। किसने होस्ट किया था? यूरुग्वे ने किया था, और विनर भी यही था। हाँ जी, दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप। फीफा बनाई कब गई थी? जाने फीफा के बारे में हर चीज कर लेते हैं। फीफा 1904 में बनाई गई थी बेटा। इसका पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ। कहाँ हुआ? यूरुग्वे में हुआ। यूरुग्वे ने ही होस्ट किया और यूरुग्वे ही विनर था। फुटबॉल के हवाले से मैंने कहा ये सारे कंट्रीज मशहूर है। उसके बाद बने करंट फीफा वर्ल्ड कप, कौन विनर है, कहाँ हुआ, नेक्स्ट किधर होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ, इसी में ऐड करने की जगह। तो पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उस वक्त कैमरा शैमरा ऐसा नहीं था, तो उसकी वीडियो कोई नहीं बनी थी, उसकी वीडियो कोई नहीं बन सकी थी। इसीलिए इसका कैपिटल भी हमने क्या बना दिया? वीडियो, मोंटीवीडियो। मोंटी वीडियो क्या हो गया जी उसका कैपिटल? बस ये दो ही सवाल बनेंगे। और ये लैंड लॉक नहीं है बल्कि समुद्र को लगते हैं। कौन सा समुद्र लगता है इसे? कौन सा समुद्र लगता है? अटलांटिक ओशन लगता है। पैराग्वे के बारे में कोई सवाल नहीं बनेगा, बस इसके बारे में ये सवाल बनेगा कि जी ये किधर है जी? लैंड लॉक कंट्री है। और कौन सा लैंड लॉक कंट्री है? साउथ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक कंट्री? ऑप्शन दे देगा, पैराग्वे, यूरुग्वे, इस तरह 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो हमारे पास पैराग्वे की आज लैंड लॉक कंट्री है। कैपिटल इसका असनसियान है, उसके बारे में नहीं पूछा जाता। असनसियान है, लिखना चाहे तो लिखे असनसियान। असनसियान, असनसियान ऐसे इसका कैपिटल है। वैसे छोड़ दें, मेरा मशवरा ये छोड़ दें, हर चीज नहीं करनी होती दुनिया की, ना ही कोई कर सकता है। इसे मैं रेस कर देता हूँ, आगे चलते हैं। बोलीविया का आपको मैंने बता ही दिया, इसका कैपिटल बनेगा हमारा कैपिटल हमारे पास ला पाज है। और दूसरा ये क्या लैंड लॉक कंट्री है, इसके बारे में ये सवाल बनेगा बस। पेरू, पेरू का हमारे पास कैपिटल बनेगा लीमा डिस्ट्रिक्ट। लीमा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जिस तरह हमारे जिले होते हैं डिस्ट्रिक्ट। लीमा डिस्ट्रिक्ट। सराकी में लम्बा डिस्ट्रिक्ट, सराकी के बहुत सारे लोग होंगे। उभा लम्बा इस तरह से, पुआ पचा, ये मेरे ख्याल डायरेक्शन को कहते हैं इस तरह से। मुझे वैसे सराकी प्रॉपर जो है ना जी, जो ठीठ सराकी है वो तो नहीं आती है, लेकिन हमारा बेल्ट है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आती है। तो लीमा डिस्ट्रिक्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ। लीमा डिस्ट्रिक्ट आपकी बनेगी करेंसी। कैपिटल किसका जी? पेरू का। पेरू के हवाले से मैंने बता दिया। पेरू में ना मिचू पिचू के बारे में पूछता है सवाल। मिचू पिचू, मिचू पिचू, मिचू पिचू बेसिकली पुरानी
वंडर ऑफ द वर्ल्ड मतलब आप कह रहे हैं कि दीवारें शिवारें घर शर इस तरह महल टाइप कोई चीज है। जो पुराने हमारे जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं दुनिया के जो भी है उसमें से ये मिचू पिचू का एक एरिया है, जगह है। हिस्टोरिकली जो है ना आप कहने के इंपॉर्टेंट है। मिचू पिचू के बारे में सवाल बना है कि ये किधर है जी मिचू पिचू। MACHU मिचू और पिचू PICHU मिचू पिचू के बारे में PPSC में सवाल आया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्वाडोर। एक्वाडोर का कैपिटल है क्यूटो। क्यूटो से याद रख सकते हैं। एक्वाडोर कैपिटल क्या बनेगा हमारे पास QUITO क्यूटो। एक्वाडोर के हवाले से क्यूटो याद रहेंगे आपका कैपिटल और यहां से इक्वेटर गुजर रहा है। ये दो सवाल बनेंगे। जो क्यूटो है ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है, ये भी लिख सकते हैं आप। सेकंड हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 2850 मीटर इसकी हाइट है। लिखना चाहे तो लिख ले, वरना छोड़ सकते हैं। 2850 मीटर इसकी हाइट है क्यूटो की। तो एक्वाडोर के हवाले से अगर आपको मैं चलें थोड़ा सा और बता दूं, आपने विकीलीक्स का सुना होगा। विकीलीक्स का पूछता कब आई थी? 2006 में आई थी। विकीलीक्स किसने दी थी? जूलियन असांज। लिखिए जरा, जूलियन असांज एक बंदा था, ऑस्ट्रेलियन था ये बेसिकली, खूबसूरत नौजवान था। तो ये हैकर शकर टाइप इस तरह के काम करता था। इसने जो है ना कुछ अमेरिका की और बरतानिया के दस्तावेजात, खुफिया दस्तावेजात जो आम के सामने नहीं थे, वो इसने हैक कर लिए। हैक करके इसने पब्लिक कर दिए, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में एक तूफान आ गया। उसके अंदर सारी चीजें मौजूद थी कि किस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर इराक पे हमला किया प्लानिंग करके। जो इनकी सीक्रेट जो आपस में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन होती थी या कंट्री टू कंट्री, वो जो खुफिया चीजें थी वो सारी वो मंजर आम पर ले आया। किस मुल्क के साथ अमेरिका के मामला किस तरह से थे। पाकिस्तान के भी कुछ शोरफा का नाम आया था उसमें, जो रिक्वेस्ट कर रहे थे जी हजूर हमें भी आजमा के देखो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, जो बड़े मजे समझे जाते हैं आज दाढ़ी वाले। चले मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। तो उनकी भी बड़ी स्कैंडल्स आए थे इसके अंदर ना, जी हजूर पीपल्स पार्टी नून लीग से आगे निकलो, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमें भी जरा सा ट्राई करो आप, हम आपको इनसे ज्यादा सर्विसेज देंगे। तो सारी चीजें निकली तो पूरी दुनिया में एक बवाल सा आ गया था। अब अमेरिका के साथ अमेरिका के दस्तावेज चोरी हो गए। इबरत का निशान बनाना पड़ेगा जूलियन असांज को। ये बेचारा वहां से भाग गया ऑस्ट्रेलिया से, इधर छुपा रहा एक्वाडोर में। एक्वाडोर में छुपा रहा, 2019 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे एक्वाडोर की एम्बेसी थी बरतानिया में, उधर मौजूद था ये। जूलियन असांज वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। ये जेल रहा 19 से लेकर 2024 तक। 25 में अब कुछ दिन पहले ये रिहा हुआ है, इसे आजादी मिली है। मतलब ये एक अब तो बूढ़ा हो गया, खत्म हुआ अपना, अब तो इसकी बेचारे की हालत ही कोई नहीं है। लेकिन केसेस चल रही हैं। अमेरिका कह रहा था मुझे मेरे हवाले करें, लेकिन बरतानिया ने हवाले नहीं किया, उसे छोड़ दिया अदालतों ने। इस तरह से था। जूलियन असांज को मारा गया, कूटा गया कहाँ पे? एक्वाडोर में छुपा हुआ था ना ये। उनकी एम्बेसी, मतलब इनकी एम्बेसी थी बरतानिया के अंदर, वहां मौजूद था, पकड़ा वहां से था उसे। नेशनैलिटी इक्वाडोर की लेके बैठा हुआ था, ठीक है, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। अच्छा, यहाँ एक और आप देखेंगे माउंटेन पीक है चेम्बोराजो, इसके स्पेलिंग देख लें जरा, तो जिसके बारे में कमीशन पूछ लेते हैं अक्सर। चेम्बोराजो स्पेलिंग मेरे पास यहाँ नजर से नहीं आ रहे हैं। हाँ, CHIMBARAZO लिखे जरा, चेम्बोराजो, CHIMBARAZO, चेम्बोराजो माउंटेन पीक। ये लिखें जरा बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये एक्वाडोर के अंदर ही है, ये हमारे पास एक्वाडोर के अंदर ही बनेगी चेम्बोराजो माउंटेन पीक। इसकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, 62-63 है वैसे मीटर। इसके बारे में सवाल वो क्या बनाता है?
इसके बारे में सवाल वो बनाएगा कि फॉरदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या कहेगा इसे, विच इज फॉरदेस्ट पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन के सेंटर से दूर सबसे फॉरदेस्ट जो पॉइंट बनेगा, या फॉरदेस्ट, हाँ फॉरदेस्ट पॉइंट यही कहता है। वो कौन सा है जी, हमारे पास चेम्पराजो पीक है। चेम्पराजो पीक क्या है और इसकी हाइट कितनी है जी, 62-63 मीटर है। और कहाँ है ये, इक्वाडोर में। कभी आप कहें जी जमीन के सेंटर से सबसे हाईएस्ट पे क्या है जी, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। जमीन के सेंटर से सबसे दूर नहीं है वो, जमीन के सेंटर से सबसे दूर नहीं, ठीक है। अगर मैं बनाऊं इधर मैप, ये देखिए, ये अगर दुनिया का मैप बनाऊं मैं, तो ये जमीन का सेंटर है, माउंट एवरेस्ट यहां मौजूद है। जमीन के ऊपर तो वो हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन वो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, और ये जो हमारे पास बनेगी वो यहाँ बनेगी चेम्पराजो पे, मतलब वो सेंटर से ज्यादातर जो दूर है फर्देस्ट पॉइंट, वो चेम्पराजो CHIMBARAZO चेम्पराजो पीक बनेगी। ये सवाल ऐड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसे मैं रेस करता हूं। इक्वाडोर के बारे में इतना काफी है, इतना काफी है इक्वाडोर के। क्यूटो इसका क्या है जी, कैपिटल है। क्यूटो क्या है इसका, कैपिटल है। क्योटो पढ़ लें, क्यूटो पढ़ लें, जो दिल करता है पढ़ लें। उसके बाद है हमारे पास कोलंबिया। कोलंबिया का कैपिटल है बगूटा, बगूटा जगूटा, बगूटा, कोलंबिया, कोलंबस से कोलंबिया। कोलंबिया का कैपिटल हमारे पास क्या है जी, बगूटा है। बस यही सवाल बनेगा। कोलंबस के नाम पे है पनामा। देखिए, अगर किसी बंदे ने साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाना है, तो वो कोलंबिया से बाई रोड कोलंबिया जाएगा, कोलंबिया से फिर यहाँ से पैन अमेरिकन जो हाईवे है, यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे आगे चला जाएगा। वेनेजुएला को डिस्कस करते हैं, इसके बारे में बस इतना काफी है। वेनेजुएला, वेनेजुएला जी कम्युनिस्ट कंट्री है। ये देखें जरा, इसका कैपिटल पूछता है, बहुत बार पूछा जाएगा, कैराकास, CARACAS, कैराकास इज कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। अक्सर खबरों में होता है ये, वेनेजुएला और कैराकास। कैराकास इज कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। इसका जो प्रेसिडेंट है वो भी खबरों में रहता है, निकोलस मदुरो। मदुरो निकोलस 2013 में आया था, अभी तक बैठा हुआ है। 2013 में आया था, अभी तक बैठा, अंदाजा लगाए 12 साल हो गए, अभी भी रहेगा आगे। निकोलस मदुरो, निकोलस मदुरो इज प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अमेरिका के खिलाफ लगा रहता है यार वक्त। अमेरिका ने इसके ऊपर हमला भी करवाया था, जहाज ऐसे ड्रोन आके गिरा था, तकरीर कर रहा था ये, ड्रोन ऐसे आके गिरा, इसके ऊपर बच गया था, ठीक है। तो कैराकास कैपिटल है वेनेजुएला का। तेल के सबसे ज्यादा जखायर मौजूद है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। तेल के सबसे ज्यादा जखायर किधर है, वेनेजुएला के पास है, ठीक है। गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है जखायर होने के बावजूद भी। अच्छा, इसका जो पुराना प्रेसिडेंट था उसका भी सवाल बनता है, हुगो चावेज। हुगो चावेज का कंट्री यही है। इससे पहले हुगो चावेज था, ये 1999 में आया था और 2013 तक रहा। अमेरिका के खिलाफ था ये भी, हुगो चावेज। हुगो चावेज इनका पुराना प्रेसिडेंट था। उसके बाद निकोलस मदुरो आया था। हुगो चावेज का सवाल बना हुआ था पिछले दिनों पेपर में। इसका ताल्लुक कौन से मुल्क से था, वेनेजुएला से था। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था ये। एक प्रेसिडेंट हमने याद किया, जवेर मिलाई अर्जेंटीना का। दूसरा हमने वेनेजुएला का किया है, हुगो चावेज। हुगो चावेज तो चला गया, अब निकोलस मदुरो 2013 में ये चला गया था, उसके बाद मदुरो साहब आ गए थे, ठीक है। याद रहेगा, इसे मैं रेस करता हूं। उसके बाद हमारे पास गाइनिया है। गाइनिया के बारे में ऐसा सवाल नहीं बनेगा। गाइनिया का कैपिटल जी से गाइनिया, जी से जॉर्ज टाउन, लिखना चाहे तो लिख लें, जॉर्ज टाउन। गाइनिया GUINA, गाइना का
हमारे पास जॉर्ज टाउन बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा हमारे पास? जॉर्ज टाउन बनेगा, बस कोई और सवाल नहीं बनेगा इसका। सूरीनेम का पैरामिराबो, इसका कैपिटल क्या है हमारे पास? पैरामिराबो, PARAMIRABO, मेराबो, पैरामिराबो। वैसे गायना का और सूरीनेम के कैपिटल याद रखने की जरूरत नहीं है, पूछता भी नहीं है। पूछ सकता है, ऐसे नहीं है कि नहीं पूछ सकता। अच्छा कमीशन है, कुछ भी पूछ सकता है। जब मुश्किल सवाल उसने डालने होते हैं ना, वो जो चीजें रिवायती सबने याद की होती हैं, वो छोड़ के फिर ऐसे निकल जाता है वो साइड से। बच्चे कहते हैं सर ये तो नया सवाल था, हमने तो नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो कर लेंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्राजील। ब्राजील पे आ जाएं जी। ब्राजील, अब यहाँ कोई ना कोई समंदर भी तो होगा ना। समंदर कह रहा हूं, कोई ना कोई रिवर भी तो होगा यहाँ। हमने रिवर पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो यहाँ से बनाया जी, एक्वाडोर के पेरू वाली साइड से ऐसे कुछ शाखें आ रही हैं और आके इकट्ठी हो जाएंगी और एक बनाएंगी दरिया। एक बहुत बड़ा दरिया बनेगा यहाँ, एक बहुत बड़ा दरिया बनेगा जिसका नाम क्या है हमारे पास? अमेज़न रिवर। क्या नाम है? अमेज़न रिवर। दुनिया का दूसरा लंबा दरिया है, 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ भी पूछेगा आपसे। अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका का भी, पूरी साउथ अमेरिका को सबसे बड़ा है ना ये, अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो। और दुनिया की रैंकिंग में बात करेंगे तो सबसे लंबा दरिया हमारे पास अमेज़न रिवर बनेगा। मतलब दुनिया का दूसरा लंबा, सेकंड लॉन्गेस्ट लंबाई की बात हो रही है। सबसे लंबा कौन सा है? दरिया नील है, 6650 किलोमीटर। 6650 ज्यादा होते हैं, 6400 ज्यादा होता है? बताएं। 6650 ज्यादा होता है, तो वो दरिया नील की लंबाई 6650 है, दुनिया का सबसे लंबा। अमेज़न दुनिया का दूसरा लंबा दरिया, 6400 किलोमीटर। लेकिन इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। इसे क्या कहता है? लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट का मतलब साइज में बड़ा, वॉल्यूम में बड़ा। पानी का वॉल्यूम ज्यादा है इसका, सबसे ज्यादा है, दरिया नील से भी ज्यादा है। लार्जेस्ट कहे तो अमेज़न, लॉन्गेस्ट कहे तो दरिया नील। दरिया नील हम अफ्रीका में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमेज़न रिवर कहां मेनली फ्लो फ्रॉम विच कंट्री? ज्यादातर कौन से मुल्क से बहता है? कौन से मुल्क से बह रहा है बताएं जरा। ब्राजील से बह रहा है। कहां गिरता है या माउथ किधर है? कौन सा ओशन है इधर बताएं जरा। कौन सा लगता है ब्राजील को ओशन है? अटलांटिक ओशन लगता है, तो अटलांटिक में ही गिरेगा। तो ये सारे सवाल रिपीट हुए हैं। अब इस दरिया जहां होता है साथ साथ कच्चे का इलाका होता है। दरिया सिंध के साथ साथ क्या है? कच्चे का इलाका है, मतलब जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है। तो यहाँ जो जंगल बनता है उसका नाम भी हमारे पास क्या बनता है? अमेज़न फॉरेस्ट। यहाँ जो अमेज़न रिवर के पास पास बनेगी हमारे पास जंगल फॉरेस्ट बनेगी, उसका नाम क्या है? अमेज़न फॉरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न फॉरेस्ट बनेगा, जो अमेज़न रिवर के करीब करीब है। ब्राजील को हम दुनिया के फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दुनिया के फेफड़े, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े। क्या कहेंगे इसे हम? दुनिया के फेफड़े कहेंगे, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहेंगे? पूरी दुनिया की जो ऑक्सीजन है उसका 20% जो है वो ब्राजील पैदा करता है। पूरी दुनिया की जो ऑक्सीजन है जो हम यूज कर रहे हैं उसका 20% कहाँ पैदा हो रही है? ब्राजील में पैदा हो रही है। इसीलिए दुनिया के फेफड़े कहते हैं ब्राजील को। वैसे इस कॉन्टिनेंट पूरे को कहते हैं हम बर्ड्स कॉन्टिनेंट। बर्ड्स कॉन्टिनेंट, परिंदों का कॉन्टिनेंट। सबसे ज्यादा जो परिंदों की स्पीशीज है यहाँ पाई जाती है साउथ अमेरिका में।
इसीलिए बर्ड्स कॉन्टिनेंट भी हमारे पास क्या होगा, साउथ अमेरिका होगा पूरा। ठीक है, जंगलात सबसे बड़ा है जंगल, दरिया सबसे बड़ा है साइज के एतबार से, और दुनिया के फेफड़े क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन। तो इस तरह से कहावत बनी हुई है शायद कि जी ब्राजील पे जो है ना जी कर्जा हो गया था, शायद इसमें कोई हकीकत भी हो। तो जब इनके पास कर्जा नहीं था तो इन्होंने कहा कि जी मेरा कर्जा माफ करो या फिर मुझे ऑक्सीजन जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ इसके पैसे दिए जाए, दुनिया को जो हम बना के दे रहे हैं वो पे किया जाए मुझे उसका। तब जाके वो कर्जा माफ हुआ था IMF और की तरफ से और बाकी की तरफ से। इस तरह से कहा जाता है। पाकिस्तान में भी सुनामी शुरू हुआ था एक दफा, याद है, दख्त लगा हुआ जो है ना जी, बिलियन ट्री सुनामी। कर्जा तो माफ नहीं हुआ लेकिन उसका खाबे बहुत सारे लग गए थे उसके अंदर। चलें जी आगे चलते हैं। ब्राजील के हवाले से आपको ये क्लियर हो गया, ब्राजील का जो कैपिटल है वो ब्रासिला है, ब्रासिला, ब्रासिला या ब्रासिलिया कहेंगे इसे हम। कैपिटल इसका बनेगा, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। ठीक है, ब्राजील फुटबॉल के हवाले से सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जिसने जीते हुए ब्राजील ने, कितने, 5। पाकिस्तान के पास जिस तरह से हॉकी के वर्ल्ड कप जो 4 हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा, कोई नहीं तोड़ सका अभी तक। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप हमने जीते हुए हॉकी के, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का नाम था हॉकी में कभी, अब तो खैर हमने मुनाफले इतनी सारी ले आए उसके अंदर, अपने अपने जो भतीजे भांजे सारे ले आए उठा के। तो यही हाल होना है फिर। जब कभी मैरिड हुआ करता था तो दुनिया में लीड किया है हमने, आज तक हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है हॉकी में, इसीलिए हमारा कौमी खेल भी था। खैर जी, ब्राजील का ऐसे रिकॉर्ड है किसमें, फुटबॉल में। बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर जो है पैदा किए ब्राजील ने। पहले एक प्लेयर थे पेली, अभी इनकी डेथ हुई है 2-4 साल पहले। अक्सर पेपर में पूछता है पेली जो था PELE, ये कौन से कंट्री से इसका ताल्लुक था, ब्राजील से ताल्लुक था। जबरदस्त प्लेयर, फुटबॉल के बड़े बड़े नाम ब्राजील में गुजरे। अभी तो इनका भी कोई हाल नहीं है, बस गुजारा है ब्राजील का भी। लेकिन फुटबॉल के आज भी उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5 फीफा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। कई सालों तक कोई मुल्क शायद तोड़ नहीं पाएगा इस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो अभी आपको पता है COP30 जो है ये 2025 में हुई है मेरे ख्याल से, शायद कोई लास्ट मंथ की बात है या उससे पिछले महीने। जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है ना जी ये मीटिंग हुई थी यहाँ ब्राजील के अंदर। और सिटी कौन सा था, सवाल पूछा जाएगा आपसे, बेलम, बेलम, BELEM, बेलम सिटी था ब्राजील का, जहां पे COP30 की मीटिंग हुई है। पाकिस्तान से मरियम नवाज साहिबा गई हुई थी, साथ में वो एजुकेशन के मिनिस्टर वो जो गंजे से हैं तो वो भी साथ में गए हुए थे। और साथ में जो है ना जी मरियम औरंगजेब साहिबा थी, एक दो और थे जी, खुर्रम ज़ीशान साहब, और इस तरह से 2-4 मिनिस्टर और थे। तो वहां पे जो है ना मीटिंग थी क्लाइमेट के हवाले से, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया वहां जाके, CM साहिबा ने। ठीक है जी, तो करंट अफेयर का सवाल बन सकता है, रिसेंटली CM साहिबा ने कौन से साउथ अमेरिका के कंट्री का विजिट किया है और किस इवेंट पे गए थे, COP30 की मीटिंग पे। COP30 से पिछली जो मीटिंग हुई COP29 वो किधर हुई, अजरबैजान में हुई थी, ये भी सवाल बन सकता है। अजरबैजान में 29 जो थी, उससे पिछली UAE में हुई थी 28, उससे पिछली 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी। खैर ये 2 याद कर लें, 29 और 30 याद कर लें बस काफी। ओके, और ब्राजील के हवाले से यहाँ हमारा अमेज़न रिवर हो गया, एक रिवर और कर लेते हैं, पुराना रिवर, पराना, PARANA, पुराना रिवर। एक पकोड़ा रिवर किया था हमने, पकोड़ा रिवर किधर था, पनामा में था, पकोड़ा रिवर पनामा में था। ये पराना रिवर दूसरा बड़ा दरिया है साउथ अमेरिका का, यहाँ से ऐसे ये आ रहा है, फिर अगर ऐसे होता हुआ ऐसे, और ऐसे ये अर्जेंटीना से होता हुआ ब्राजील से होता हुआ जाएगा और ये भी अटलांटिक ओशन में जाके गिरेगा। इसकी जो लेंथ है तकरीबन 4800 किलोमीटर के करीब करीब है। लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है। पराना रिवर का पूछा है, किधर है, साउथ अमेरिका में। ये पैराग्वे और ब्राजील और अर्जेंटीना में से बहता है, किधर गिरता जाकर, अटलांटिक ओशन में जाके गिरता है।
ठीक है। इनका जो मशहूर सिटी है ब्राजील का, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो जो है इनका फेमस सिटी है। यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो यही होती हैं जाके। ठीक है। दूसरा साओ पोलो है, साओ पोलो, साओ पोलो ये बना लें, साओ पोलो, साओ पोलो। रियो रियो ओलंपिक्स आपको बता 2016 में हुई थी ब्राजील में, पूछता है अक्सर रियो ओलंपिक्स 2016। रियो डी जेनेरो, साओ पोलो, संटोस, संटोस SANTOS, संटोस पोर्ट सिटी है इनका पूरा का पूरा। ये कॉफी की प्रोडक्शन में ब्राजील पहले नंबर पे है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर जो है कौन सा मुल्क है जी हमारे पास, ब्राजील है। तो संटोस जो पोर्ट है ये मुख्तस है कॉफी की एक्सपोर्ट के लिए, हम सिर्फ कॉफी बेचता है वो बाहर। कॉफी की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे कौन सा है ये मुल्क है हमारे पास, ब्राजील है। कॉफी की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा मुल्क है जी, ब्राजील है। टाइम काफी हो गया है, अब मैं आपको इनकी करेंसी करवा देता हूँ, इसे मैं रेज करता हूँ। देखें करेंसी तरतीब से ऐसे मैप में होती है हमेशा। चिली सबसे आखिरी मुल्क कौन सा है, चिली। आखिरी 3 लिखने हैं हमने, चिली, चिली के साथ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना साथ में यूरुग्वे, साथ में 3 नीचे वाले, एक सबसे ऊपर वाला कोलंबिया। 4 मुल्क जो है इनकी करेंसी सेम है। नीचे वाले 3 सबसे नीचे वाले, एक सबसे ऊपर वाला कोलंबिया। इनकी करेंसी क्या है हमारे पास, पीसो। पीसो इज करेंसी ऑफ चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड कोलंबिया। इन्हीं की करेंसी पूछता है ज्यादातर। उसके बाद करेंसी आपसे पूछेगा पेरू की। पैरों में आप क्या पहनते हैं, सोल पहनते हैं। क्या पहनते हैं पैरों में, सोल पहनते हैं, सोल शूज। तो पेरू की करेंसी क्या बनेगी हमारे पास, सोल बनेगी। पेरू की करेंसी क्या बनेगी हमारे पास, सोल बनेगी। इसके बारे में पूछता है ब्रासीला, ब्राजील की जो करेंसी है वो हमारे पास बनेगी रियल, REAL, रियल। रियल किंग ऑफ ब्राजील, रियल किंग ऑफ साउथ अमेरिका कौन है, ब्राजील है। रियल, REAL, रियल, रियल भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसे। तो रियल, रियल किंग कौन है जी साउथ अमेरिका का, ब्राजील। ब्राजील का प्रेसिडेंट भी करना है आपने, उसका नाम क्या, लूला डा सिल्वा, लूला, LULA, लूला डी सल्वा। ये इनका प्रेसिडेंट है, अक्सर न्यूज में रहता है, इसके बारे में सवाल बनेगा। तो 3 प्रेसिडेंट हमने देखे, जवेर मिलाई अर्जेंटीना, लूला डा सिल्वा ब्राजील एंड निकोलस मदुरो फ्रॉम वेनेजुएला। 3 ही करनी है यहाँ, बाकी तो छोड़ दें। ठीक है। तो करेंसी हमने 3 की देखी है अभी तक, नीचे वाले, बल्कि नीचे वाले 3, एक ऊपर वाला पीसो। पैरों में क्या पहनेंगे हम, सोल पहने। करेंसी पेरू की सोल हो जाएगी, ब्राजील की ब्रासीला, ब्राजील की ब्रासीला। ये करेंसी आपने जरूर करनी है, बाकी भी लिखवा देता हूँ, लेकिन ये आपने जरूर करनी है, इसे मैं रेस करता हूँ। पैरों में क्या पहनेंगे, सोल पहनेंगे, और ब्राजील की ब्रासीला इंपॉर्टेंट कंट्री है। बाकी हमारे पास जो ये एक्वाडोर बचेगा, एक्वाडोर, एक्वाडोर ये, प्लस हमारे पास गाइनिया, प्लस सूरीनेम। इन सारे करेंसी क्या डॉलर है, इन तीनों करेंसी क्या बन जाएगी, डॉलर बन जाएगी। ये करेंसी क्या बनेगी, डॉलर बनेगी। उसके बाद हमारे पास बनेगी वेनेजुएला की बोलीवार, बोलीवार करेंसी जो बोलीवार, और उसकी हमारे पास बोलीविया की भी बोलीवार, 20 से बोलीविया बोलीवार, और वेनेजुएला की भी बोलीवार। पैराग्वाई करेंसी है गुआरानी, करना चाहते कर लें, गुआरानी, गुआरानी, GUA, GUARANI, रानी, गुआरानी इसके करेंसी ऑफ पैराग्वाई। कैपिटल एसेंसियान था, करना चाहे कर लेना, छोड़ना चाहे छोड़ देना, लेकिन जो पहले मैंने आपको 6 लिखवाई है वो जरूर करनी है। तो ये आपका ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट था, जिसमें तकरीबन हमने सारी चीजें की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आपने अपने नोट्स में शामिल करना है इसे। जो बच्चे जाना चाहते हैं चले जाएं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे रहें। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे होगी, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, आपको बताइए। पानी लेके आए गरम। जी बेटा। जंगल का बता दे। जंगल बेटा लार्जेस्ट फॉरेस्ट का पूछता है, कौन सा है जी हमारे पास? वो हमारे पास अमेजोन फॉरेस्ट है, वो यहीं पे अमेजोन रिवर के पास है। बना रहा है डिस्प्ले बेटा, अब तो ऑफ कर दिया है मैंने, आपने मेरे ख्याल से आपके पास नेटवर्क चैनल लेफ्ट कर दिया है, नेटवर्क का इशू होगा इनके पास। जी, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया करंटली वेनेजुएला से जिनका ताल्लुक है, उनका नाम है मारिया कोरिना। मारिया कोरिना उनका नाम है जी, ऐड कर लें। मारिया कोरिना जो है वेनेजुएला से ताल्लुक है, उन्हें 2025 का पीस प्राइज दिया गया, नोबेल पीस प्राइज। रेवेन्यू लॉ पढ़ाएंगे बेटा? अभी तो नहीं पढ़ाएंगे रेवेन्यू लॉ बेटा, अभी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब सीट्स आएंगी फिर हम देख लेंगे रेवेन्यू की, अभी तो कोई सीट नहीं है ये रेवेन्यू की। आइए कोई सीट तो मुझे बताएं। सेकेंड लैंड लॉक कंट्री नेम, एक हमारे पास बोलीविया, बोलीविया BOLIVIA, ये बोलीविया। और उससे पहले पैराग्वाय, PARAGUAY, पैराग्वाय। राइट एंड क्लियर नहीं है। किफायतुल्ला बेटा साथ साथ में बोल भी तो रहा होता हूँ यार, अभी आप छोटे बच्चे तो नहीं है मैट्रिक वाले या प्राइमरी वाले, या जो है ना जी आप जो है ना जी दूसरी तीसरी क्लास वाले के जो है ना जी आपको अब जो है ना जी छोटे छोटे वो मैं पढ़ा करके लिखूंगा तो इधर 2 ही लफ्ज लिखे जाएंगे पूरे बोर्ड के ऊपर। मैं साथ साथ बोल रहा होता हूँ, बात बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ, ठीक है? तो अपना जो नॉलेज है आपके बैकअप में सारा, उसे भी इस्तेमाल करें। अच्छा, ये बच्चा पूछ रहा है दुनिया में 5 समंदर है तो सांग वाली ये क्यों कहती है 7 समंदर पार? बेटा 7 समंदर, उर्दू में समंदर, हम सी को भी समंदर कहते हैं, ओशन को भी समंदर कह देते हैं। बात समझ रहे हैं? वो उर्दू में कह रही है। तो समंदर बहुत सारे हैं, मतलब सैकड़ों के हिसाब से हैं। ओशन 5 हैं। ओशन की जब हम बात, उसने ओशन नहीं कहा गाने वाली ने, उसने समंदर कहा है। समंदर तो सी को भी तो समंदर ही कहते हैं आप, और ओशन को भी क्या कहते हैं आप? समंदर ही कहते हैं। देख लेना आ ही ना जाए पीछे 7 समंदर। बुक आपकी कब मिलेगी? नोट्स वीडियो के साथ बुक भी रीड करें। बेटा बुक का मैंने बताया था आपको, मार्केट से बुक ले लें। मेरे ख्याल से 106 एडिशन है इस वक्त इम्तियाज शाहिद साहब की बुक का, अगर कोई लेना चाहे तो वो ले ले, वहां से पढ़े। वेनेजुएला और बुसिनिया, बुसिनिया इधर हमने घर पढ़ा है बेटा। बुसिनिया तो हमने बोलीविया, बोलीविया है, बुसिनिया नहीं है, बोलीविया है बेटा। वेनेजुएला का और बोलीविया, बोलीविया का मतलब है हमारे पास ये इनकी बोलीवार, बोलीवार BOLI, बोलीवियार, बोलीवार। करेंसी लो है वेनेजुएला की, कोई चीज लो हो जाए तो फिर वो बल्क में आपको लेके जानी पड़ती है, तो बोली लगती है, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट चीज पे भी कोई लेक्चर बनाए ऐसे इंटरव्यू के लिए? बेटा ये तो साथ साथ जिस तरह से अभी हमने किया, या जो जो सी लगते थे वो हमने कर लिए हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ वैसे सैटरडे को या इतवार को आप लोगों की कोई क्लास ना मैं रखूं इंटरव्यू वालों बच्चों के लिए, स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, ताकि आपको कम से कम बेसिक्स तो पता होना चीज़ों की। असल में ज्योग्राफी बेटा इतनी सारी है, अब मेरा वो तरीकाकार नहीं है कि मैं आपको एक इधर से लफ्ज पढ़ाऊँ, दूसरा दूसरे तीसरा उधर से, तो चीज़ें थरोली करनी होती है। जिस तरह अभी आपने देखा ये कॉन्टिनेंट पूरा आपका तैयार हो गया, अब इस तरह से आप करने लगेंगे तो आपको इंटरव्यू की डेट ही गुजर जाएगी, ठीक है? वो पॉसिबल नहीं है। तो जितना आप कर सकते हैं खुद से करें, कोशिश करें। तो आज मैंने लिंक शेयर करवाया था, नेक्स्ट भी कोशिश करेंगे हम, अगर पॉसिबल हुआ तो लिंक जरूर शेयर करेंगे आपको। सो जो ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं उनमें लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री ब्राजील था, आपने क्यूबा करवाया? नहीं, मैंने क्यूबा नहीं करवाया जैनब शबीर बेटा, मैंने आपको लार्जेस्ट क्यूबा नहीं करवाया, थोड़ा सा डिफरेंट समझा करें। मैंने आपको कहा शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को कहते हैं, ये करवाया था मैंने आपको। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड वो क्यूबा को ही कहते हैं, कभी था वो पहले नंबर पे,
ठीक है, चाहे जो शुगर है उसके, अब नहीं है, अब तो ब्राजील आगे निकल गया हुआ है, इंडिया चाइना आगे निकल गए हुए हैं। ठीक है, तो चीजों को मिक्स ना करें थोड़ा सा बेटा। होगो शावेज बेटा लास्ट प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, ये है मुंतजर दानिश, लास्ट प्रेसिडेंट थे उनके। लॉन्गिट्यूड वाला लेक्चर तो करवा दिया था बेटा शेयर, चले मैं करवा दूंगा बेटा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मैं दोबारा से, इक्वेटर वाला दोबारा से करवा दूंगा, कुछ बच्चे बाद में आए होंगे, मैं बेटा दोबारा से शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। इक्वेटर पासेस साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इट इज करेक्ट जी बेटा, ठीक कहा आपने। जिस एनी बुक रिकमेंडेशन बेटा बता दिया मैंने आपको, पास पेपर की कोई भी बुक ले ले मार्केट से। आजकल वो जो ज़्यादा फेमस है वो इम्तियाज शाह साहब की जो बुक है पास पेपर की, 106 एडिशन मेरे ख्याल से है, वो देख लें तो वो भी ठीक है। इसकी लेंथ और हाइट किलोमीटर में है या मीटर में बेटा, देखें लेंथ जो होगी किसी भी पहाड़ की वो किलोमीटर में होगी, ठीक है। तो 7000 किलोमीटर थी ये एंडीज की लेंथ, जबकि हाइट जो होती है बेटा वो हमेशा मीटर में होती है या फुट में होगी, किलोमीटर में थोड़ी होगी यार, ठीक है। तो जो हमने हाइट पढ़ी इसकी अकानकागुआ की 6700 मीटर थी वो। अर्जेंटीना के प्लेयर का बेटा मेसी था उनका नाम, मेसी सुनिएगा, वो जो इनका वर्ल्ड कप जीत के लेके गए फीफा का। जी मारिया अमेरिकन नवाज नवाज है, मारिया कोरिना जो है ये अमेरिकन नवाज है, इसलिए तो दिया गया उसे। अच्छा ये है मोहम्मद अहमद, ये करना जी इस बैच का कोई ग्रुप नहीं है क्योंकि मैं जस्ट कम्युनिटी में, बेटा कम्युनिटी ग्रुप ही बनाया गया आप लोगों का, ठीक है, जिसके अंदर आपके नंबर की भी सिक्योरिटी है, सेफ है, और जो है ना जी बाकी जो आपने सवाल पूछने होते हैं इधर क्लास में हमसे पूछ लिया करें। जिस नंबर से क्लास का लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है उधर आप मैसेज किया करें, फिर वो गपशप शुरू हो जाती है, फिर बच्चे कहीं और डिट्रैक हो जाते हैं, गलत साइड पे चले जाते हैं, इसलिए हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। अपना अपना काम करें, कोई चीज़ पूछनी है तो हमसे पूछें, हम जो हमारी टीम जो बैठी हुई है आपको रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। और क्लास का लिंक उसी कम्युनिटी ग्रुप में आता है, वहीं पे आपको जो मटेरियल शेयर किया जाता है, जो भी लेक्चर होता है वहीं मिलता है आपको। सर जी मैं जो भी याद करता हूँ ऐसे भूल जाता है जैसे कभी पढ़ाई नहीं। बेटा सबके साथ होता है, वही तो बेटा ये सबके साथ होता है, रिपीट करें चीज़ों को, रिवाइज करें, हो जाएगा, इंटरेस्ट बिल्ड करें, हो जाएगा। जी हैदर अली साहब का क्वेश्चन है जी सर जी, डोनाल्ड ट्रंप भी स्ट्रांग कैंडिडेट था नोबेल प्राइज का, मगर क्यों नहीं मिला? अगली दफ़ा मिल जाएगा, इस दफ़ा नहीं मिला तो अगली दफ़ा मिल जाएगा। अभी वो नए नए आए थे तो उन्हें थोड़ा सा जो है ना कहा गया है कि आप 2-4 जंगे और रुकवाएं, उसके बाद आपको देंगे, ठीक है। वो कमेटी ने डिसाइड करना होता है बेसिकली, उस पर इन्फ्लुएंस नहीं है अमेरिका का, मतलब है तो सही लेकिन उस तरह से नहीं है कि जी जिस तरह से वो कहे प्रेसिडेंट उठ के कहे जी मुझे दे दो तो उसे थोड़ी दे दिया जाएगा। हाँ वो कह सकते हैं जी ये बंदा है, इसने काम अच्छा किया हुआ है तो आप इसे दे दें, इस तरह से सिफारिश तो की जा सकती है, जबरदस्ती थोड़ी है जो मुझे दो जी मैं ही लूंगा, ये थोड़ी होता है यार। इदारे की कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी तो भी तो आवाम को दिखानी होती है ना। हाँ रियल करेंसी किस मुल्क की बताइए बेटा? ब्राजील की बताइए मैंने आपको। टेंशन को एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली बेटा, उनका बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट का इशू है। जो वेनेजुएला है वो रशिया के कैंप में है, कम्युनिज्म को सपोर्ट करती हैं, वो सोशलिज्म को सपोर्ट करती हैं, जबकि अमेरिका में कैपिटलिज्म सोसाइटी है और वो अमेरिका अपनी एक उसकी वो मतलब है कि लाइंस है, अपने मुल्क हैं उसके साथ। तो वेनेजुएला जो है उसके खिलाफ है क्योंकि वो रशिया के साथ है, रशिया और अमेरिका का इशू है ना आपके सामने। हाँ कोलंबिया और बोलीविया कैपिटल करना है बेटा, कोई ऐसा इनका सवाल नहीं बनता, दूसरा लैंड लॉक्ड कंट्री वाला बनता है इनका सवाल। चलिए जी बेटा सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करें, सबको रिप्लाई मिलेगा। हाँ जी अली सबा आबिद, पहले फुटबॉलर का क्वेश्चन जी बेटा, पहले जो ब्राजील से इसका ताल्लुक था जी, उसी का सवाल बनता है। अमेजोन रिवर कितने कंट्रीज में से पास होता है? अमेजोन रिवर बेटा कम से कम 4 से 5 कंट्रीज से इसमें शाखें आती हैं, जिसमें इक्वाडोर है, पेरू है,
ऊपर से कोलंबिया से कुछ शाखाएं आती हैं, ब्राजील है मेन कंट्री, थोड़ा बहुत शायद इसमें पैराग्वाय से भी आता हो। तो ये देखिए कि कितने मुल्कों से गुजरता है, 4-5 मुल्क जरूर होंगे इसमें। हाँ, वर्ल्ड वंडर में से मिचू पिचू है आतिफ, इसका साउथ अमेरिका में। और दूसरा ना वो क्रिस का जो है ना, क्या कहते हैं उसे, मुजस्समा ब्राजील के अंदर मौजूद है। तो उसके बारे में भी कभी कभी सवाल इस तरह से पूछता है। खैर वो उस तरह से नहीं पूछता जी, क्रिस्ट रेडेमीर इस तरह से कहेगा जी ये किधर है जी, ब्राजील के अंदर है, ब्राजील में। ठीक है, क्रिस्ट रेडेमीर इस तरह से पहले उसके बनेंगे, तो उसके बारे में वो कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन जी, टेस्ट साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का दोनों का जी बेटा दोनों का होगा। संडे को जो टेस्ट होगा वीवो जी। मोज़ेम अली साहब का क्वेश्चन है, एसएनजीएडी की सीट्स अगेन जल्दी आ रही? नहीं आ रही बेटा, पिछला पुरानी न्यूज़ थी जो जिसने भी दी है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है मोज़ेम अली बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी एसएनजीएडी की सीट्स के बारे में। पिछली न्यूज़ थी, पुरानी न्यूज़ थी, जिसने भी दी आपको गलत दी है। वर्ल्ड कॉन्टिनेंट अफ्रीका को भी नहीं बेटा, ये ठीक है, साउथ अमेरिका ठीक है। मोहम्मद अहमद बेटा, अगर दोनों आ जाए साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो फिर आप साउथ अमेरिका को कहेंगे। हाँ, अगर साउथ अमेरिका ऑप्शन में ही नहीं है फिर आप अफ्रीका की तरफ जा सकते हैं। ये रमसर टेस्ट टाइमिंग यही होगी सेम एज क्या मैच बेटा, उसका आपको लिंक शेयर किया जाएगा दोपहर में 2-3 बजे तक, आप रात तक कर सकेंगे उसे सॉल्व। हाँ, ये हैं जी हैदर अली साहब हैं जी। सर जी पास पेपर में बीचेस और न्यूज़ एजेंसी का बहुत पूछते हैं, प्लीज साथ साथ बता दिया बेटा। मैं कोशिश तो कर रहा होता हूँ, साथ साथ बता देता हूँ, लेकिन फिर भी जब आप पास पेपर कर रहे होते हैं, कोई आ जाए तो कोशिश किया करें उसे जो है ना नोट करके अपने नोट्स में शामिल कर लिया करें। ठीक है, या तो उसका अलग ये भी है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज का ही पूछता है वो, आप गूगल पे जाके लिखे यूएसए इंपॉर्टेंट बीचेस, 2-3 नाम देखेंगे। अगर आपने पास पेपर पढ़े हैं तो आप देखेंगे इनमें से कौन कौन से रिपीट हुए, फौरन रिकॉल हो जाती है, वहां से आप 2-3 जो है वो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। लेंथ हाइट और एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं होती, कोई ट्रिक? अंसा बेटा ये सबको भूलती हैं, मैं कोशिश कर रहा होता हूँ मिनिमम आपको कम से कम लिखवा रहा होता हूँ जो जरूरी होती है करना इंतहाई, जो जरूरी नहीं होती मैं कहता हूँ यार छोड़ दो, इसे कोई जरूरत नहीं है। हर चीज की करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगी, फिर वो जो करने वाली जरूरी करने वाली है वो भी नहीं हो पाएंगी। जो जरूरी है चंद एक उन्हीं को करने की कोशिश करें और बार बार करें, हो जाएगी याद। देखिए बच्चे मुझे कैसे याद करें, कोई ट्रिक नहीं है बेटा, उसका आसान हल यही है कि आप जो नोट्स बनाए उसे रिवाइज करें, 3-4 बार करें कम से कम। मतलब है कि आपने एक नोट्स बनाया, जिस तरह डॉक्टर का मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, नुस्खा जो होता है, उसमें क्या होता है वो आपको देता है जी ये जो डोज है जी 3 या 4 बना के देगा, ये आपने एक सुबह लेनी है, एक दोपहर को लेनी है, एक शाम को लेनी है, ये एक सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है, और ये 2 दिन तक आपने खानी है, कम से कम 2 से 3 दिन तक। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद फाका होगा, हो जाता, ऐसे ही होता कहते हैं ना डॉक्टर। तो मैं भी आपको ये कहता हूँ जो चीज आपको याद नहीं हो रही उसे एक पेज के ऊपर लिखें, वो आपका क्या बन गया जी, डॉक्टर का नुस्खा बन गया। उसे आपने अब एक डोज सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है, 2 से 3 दिन ये दवाई खाएं, इंशाल्लाह फाका होगा, नहीं भूलेगी आपको कोई चीज। करें तो सही। यही तरीका है बेटा। 50% लॉ और 50% जीके पेपर में जीके किस लिहाज से टारगेट होता है? बेटा कौन से पेपर की बात करें आयशा, कौन सा पेपर कौन सा है आपका? तो इसमें आप ये देखें कि जीके आपका यही होगा, ओवरऑल सारा होगा, मतलब उसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट होंगे। 50% जीके में, 50% जो दूसरा आपका लॉ का पोर्शन है उसमें आपका लॉ का ही पोर्शन होगा। ये कौन से पेपर की बात करें आयशा आप? यूएस प्रेसिडेंट एक तरतीब से याद नहीं हो रहे, ना ही उनका ड्यूरेशन याद कर। देखिए ये मुंतजर बेटा, देखें बेटा मैंने तो आपको ड्यूरेशन लिखवा दिया, जरूरत नहीं है आपको ड्यूरेशन याद करने की सारों के, बात समझ रहे हैं? आप कोई ना कोई इवेंट याद है, जैसे मैंने आपको कहा कि यार जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई अमेरिका को ग्रेट बनाने वाला कौन था? रोजवेल्ट था, मतलब 40 से 45 के दौरान वही था। फिर मैंने कहा एटम बम जिसने गिरवाया कौन था जी?
कौन था? ट्रूमैन था। वो आपको ट्रू याद रहेगा, टेन्योर को बाढ़ में जाए। आगे देखें जी, पहला जो अमेरिका पाकिस्तान आ रहा है, अमेरिका प्रेसिडेंट कौन था जी? कब आया था? 1957 में आया था। और कौन था वो था जी हमारा डीडी आइजनहोवर, याद, नाम याद कर लें। अच्छा, कैनेडी को मार दिया गया 63 में, इसका मतलब 63 में वही था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान भी वही था। अच्छा, फिर जी वाटरगेट स्कैंडल बन गया था। हाँ जी, वाटरगेट स्कैंडल कब बना जी? 72 में बना, ठीक है, मतलब 74 में रिजाइन कर दिया, वो पहला प्रेसिडेंट। इस तरह से याद करें। अच्छा, जिमी कार्टर का मैंने आपको बताया कि जब अफगान वार शुरू हुई तो जिया साहब को उसने ऑफर की, जिया साहब ने कहा ये तो पीनेट है, मतलब 79 में अफगान वार शुरू हो रही ना, तो वही था। अच्छा, रोनाल्ड रेगन का, चलो जी इसका टेन्योर याद कर लेता हूँ, 81 में आया था, जिमी कार्टर के बाद वो आ गया था, ठीक है। इसी तरह से आप देख लें जी, बुश का कर लें जी, इसने अमेरिका की जंग शुरू की, इराक वाली और अफगानिस्तान वाली, ठीक है। इसी तरह से जो है ना जी, ओबामा आ गया 2009 में, नोबेल प्राइज उसे मिल रहा है, इसका मतलब 9 में वही था। हाँ जी, उसके बाद ट्रंप आ गया, ट्रंप को तो चलो याद रख लेंगे आप तरतीब से, और उसके बाद जो है ना बाइडन आ गया, और उसके बाद ट्रंप आ गया। ये तरीका होता है, इवेंट को याद करना है आपने, उसमें प्रेसिडेंट खुद ब खुद याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तरीकाकार भी यही होता है। अगर आप उसकी टेन्योर फला डेट से फला तक करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा बेटा, सारी जिंदगी नहीं होगा, आप लगे रहें। मुझे तो पढ़ा पढ़ा के चलो याद हो गया है, ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही याद करें। जब आपको इवेंट याद रहेगा, इवेंट ही पूछ रहा है ना कमीशन भी, वहां से फिर आप जब तुक्का लगाएंगे ना, वो पढ़ा लिखा है, आपका एक तुक्का होगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटेड होगा, ठीक है, तो वो आपका ठीक हो जाएगा सवाल। डायरेक्टर इन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, चलें, ओके ओके, असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के हवाले से बेटा ये सारा ही होगा आपका। पास पेपर करें आयशा बेटा, पास पेपर करें और साथ में ये लेक्चर करते रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसमें सारी गेम यही चलेगी आपकी ना, इसमें जीके वाले पोर्शन में। जीशान, साउथ अमेरिका के वेस्ट में जो पैसिफिक ओशन में पेटकेरियन यूके में है, उसके बाद बेटा उसे करने की जरूरत नहीं, बल्कि लेफ्ट कर दिया जीशान ने। माई नेक्स्ट सीट्स कब आएंगी हमारे लिए जिन पे हम अप्लाई कर सकें? बेटा जनवरी से इंशाल्लाह अलर्ट शुरू हो जाएंगी जॉब्स आना। अभी पिछला ये चीज़ें क्लोज कर रहे हैं बीपीएससी वाले, तो इंशाल्लाह जॉब्स आएंगी और अच्छी खासी आएंगी। आप तैयारी पे फोकस करें। वो लोग कौन थे विकीलीक्स में पाकिस्तानी? बेटा सारे ही थे। जरदारी साहब का भी स्कैंडल था उसके अंदर जो है ना जी, और इस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब थे जो कह रहे थे हजूर हमें भी ट्राई करें, और सारी जिंदगी पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ क्या किया है जी, अवाम के सामने सियासत की है। हाँ जी, वो चक्कर जी आपके अकेडमी में पहले सर कमर टेस्ट सीरीज लेते थे, अब वो बेटा मैं खुद लेता हूँ। कमर साहब हमारा हिस्सा नहीं है, अकेडमी का वो पार्ट नहीं है, अब मैं खुद टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहा हूँ। इक्वेटर 3 कॉन्टिनेंट से गुजरता है या 4 से? बेटा ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था, 4 है वैसे इसका सही आंसर। आपने अब ये करना है कि देखना है कौन कौन से वो 4 हैं। चलें जी, आपके सवाल एड्रेस हो गए सारे, मैं क्लास सेंड करता हूँ बेटा। अल्लाह हाफिज़। जी जी, फ्रेश वाले अप्लाई कर सकेंगे बेटा, दानिश बेटा कर सकेंगे, इंशाल्लाह सीट्स आएंगी। अभी तो हम सुन रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर की दोबारा से कुछ सीटें आने के चांसेस हैं, अभी कुछ रिक्विजिशन जो है बना रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। और एएसआई की सीटों का भी पिछले दिनों खबर चली थी कि जिनका अब जो है ना प्लान है, और भी सीटें आएंगी बेटा। सीटें सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव की पड़ी हुई हैं, 310-15 सीटें हैं, 305 हैं, 382 नहीं है, वो किसी ने ऐसे छोड़ा हुआ, 305-10 है मेरे ख्याल से। वो आमिर सुहेल साहब बता रहे थे, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ही हैं, वो कहते 304 हैं या 305 सीटें जो रिक्विजिशन भेजी थी हमने पीपीएससी को, आ जाएंगी, और भी बहुत सारी होंगी। चलें, अल्लाह हाफिज़ बेटा।